ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो ये वाली जो रिकॉर्डिंग है हमारी, ठीक है, ये इतनी अच्छी नहीं हुई थी। सो देयरफॉर आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेपरेटली। आई ट्राई टू डू दिस फर्स्ट पार्ट जल्दी से। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम नाइट्रेट। अच्छा, बाय द वे द पेपर दैट वी आर सॉल्विंग इज दिस समर 2542। ठीक है। सो क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम नाइट्रेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। राइट इन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन। सो द इक्वेशन इज कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है जी, decomposes on heating into calcium oxide plus your nitrogen dioxide and your oxygen। और इसकी बैलेंसिंग जो है वो इस तरीके से हमारे पास होती है। फिर क्या लिखा हुआ है? डिस्क्राइब द ट्रेंड इन डिकम्पोजिशन टेम्परेचर ऑफ द ग्रुप टू नाइट्रेट्स, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हम सबको पता है कि द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। द डिकम्पोजिशन टेम्परेचर increases down the group, increases down the group। ठीक है जी। वाई डज इट इंक्रीज? बिकॉज डाउन द ग्रुप हमारा कैटायनिक रेडियस इंक्रीज करता है, एंड सो देयरफॉर वो एन आयन का शेप लेस डिस्टॉर्ट करता है, लेस पोलराइज करता है उसको, एंड देयरफॉर इट बिकम्स मोर स्टेबल। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ये ऐसे आंसर हैं जो आपको याद करने हैं, जो कि आपके टीचर्स ने आपको पहले से बताए होंगे, भाई यही याद करना है, यही लिखना है। तो यही लिख के जाना है। आपके 100 में से आप गारंटी कर सकते हो 10-15 मार्क्स, 10-15 तो नहीं, 10 मार्क्स तो आप एटलीस्ट ये रट्टे बेसिस पे जो है वो ले लोगे आराम से। So the decomposition temperature increases down the group uh, as the cationic radius increases down the group. So the cation pulls less strongly on the anion. On the anion, distorting its shape less. Its shape less. ठीक है जी, and therefore making the nitrate stable. The nitrate stable। ठीक है जी। अच्छा, अब हम जो है वो आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? अ सैंपल ऑफ 0.333 grams ऑफ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड इज completely dissolved in distilled water to form a solution of strontium hydroxide। ठीक है, इतना ग्राम आपने स्ट्रोंशियम ऑक्साइड लिया और इसका स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड का आपने सोल्यूशन बना लिया। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज एडेड टू अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड मेड अप टू 250 cm cube with distilled water। कैलकुलेट द pH ऑफ दिस सोल्यूशन, गिव योर आंसर टू 2 decimal places। सो ये बेसिकली आपके पास आपको अल्कली की पीएच निकालने को बोली भी है। तो हम सबको पता है हम इसमें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ? सबसे पहले मैं मोल्स ऑफ स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड ढूंढूंगा, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड ढूंढूंगा, नॉट हाइड्रोक्साइड। सो इसका मास अपॉन एमआर हो जाएगा। ठीक है, मास क्या है? 0.333। और इसका एमआर यू कैन कैलकुलेट, इट इज कमिंग आउट टू बी 103.6। ठीक है, तो जब मैं ये करता हूँ 0.333 ओवर क्या है 103.6, सो आई एम गेटिंग 3.21443 कर लेते हैं। ठीक है जी, इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ योर स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। अच्छा, अब बेसिकली देखो, हमारे जो सॉल्यूशन की पीएच होती है वो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की वजह से नहीं होगी, बल्कि स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होगी, यानी बेसिकली द हाइड्रोक्साइड आयंस दैट आर इन द सॉल्यूशन। राइट नाउ इफ यू सी, एक स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बेसिकली, सॉरी, एक स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली दो हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज कर, राइट। बेसिकली ये होगा कि जो भी स्ट्रोंशियम ऑक्साइड होंगे वो कन्वर्ट करें आपके स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड में बाय रिएक्शन विद वाटर, एंड दैट स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड कैन गिव यू टू हाइड्रोक्साइड आयंस। सो बेसिकली आपने जो भी मोल्स निकालने हैं इधर, ठीक है जी, आपको उनको मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा ताकि आप हाइड्रोक्साइड के मोल्स निकाल लो। सो जो है वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.2143 इंटू 10⁻³ कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा? इंटू 2 कर लेते हैं। सो आई एम गेटिंग 6.4286। ठीक है, इंटू 10⁻³ ये मेरे पास हाइड्रोक्साइड की मोल्स आ गए। अच्छा, अब जो है मुझे जो है वो ही बोला हुआ है कि हमने इनको 250 cm³ तक क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। सो नाउ आई कैन वर्क आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द OH। सो COH माइनस विल इक्वल टू द मोल्स 6.4286 इंटू 10⁻³ divided by your volume which is 250 into 10⁻³ तो ये हमारे पास क्या आ गया? डिवाइड बाय 250 इंटू 10⁻³ कर लेते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 0.025714। ठीक है, ये आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस।
अब आपने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इस्तेमाल करनी है, विच इज KW इक्वल्स टू H प्लस and then OH minus. So now you can work out the H plus, which is going to be the 10 to the power minus 14, which is the value for the ionic product of water divided by the OH minus concentration, which is 0.025714. ठीक है जी, ये हम कर लेंगे तो हमारे पास H plus की कॉन्स्टेंट आ जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 0.025714, तो ये आ गया मेरे पास H plus की कॉन्सेंट्रेशन आ गई 3.8889 into 10 to the power minus 13. This is the H plus concentration, and now I need to work out the आपकी जो pH है. So pH क्या होती है? pH होती है आपकी minus log 10 H plus concentration, which is working out to be, so मैं कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर रहा हूँ, minus log 10 आंसर. So I am getting 12.41. आंसर बोला हुआ है 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं 12.41 जो है वो अपना आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, इसके और भी अप्रोचेस एग्जिस्ट करती हैं, POH इस्तेमाल कर लेते हैं कोई बच्चे, तो वो भी सही है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से करता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट द पीपल टू गेट कंफ्यूजन इन लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है व्हेन कोबाल्ट 2 सल्फेट is dissolved in distilled water, solution A is formed. The reaction scheme in figure 2.1 shows some of the reactions of solution A. अच्छा, जब मैं कोबाल्ट सल्फेट को पानी में डालूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बेसिकली कोबाल्ट का पानी वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, राइट? सो बेसिकली कोबाल्ट का पानी वाला कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इट इज गोइंग टू बी दिस COH2O6, एंड देन ओवरऑल चार्ज क्या होगा? इसके ऊपर 2 प्लस का चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अच्छा थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूँ 2 प्लस को. अच्छा, कलर ऑफ कोबाल्ट कंटेनिंग स्पीशीज, यहाँ पे जो पानी वाला कॉम्प्लेक्स होता है उसका कलर जो है वो पिंक होता है. अच्छा, सॉलिड बी क्या बोला है इन्होंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है. यस, वी नो एन एसिड बेस रिएक्शन हैपेंस. ठीक है, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हैपेंस, एंड व्हाट इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर इज बेसिकली COH2O4 एंड देन OH2. जो चीजें आपको याद करने को बोली गई हैं वो आप याद करके जाएंगे. ये सारा आपका रट्टे वाला पार्ट है, तो ये आपको याद करके जाना है. So you're getting an acid base slash a precipitation reaction. अच्छा, दूसरी बात, इसको हम प्रेसिपिटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो बेसिकली ये सॉलिड बन के बाहर निकल आएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. सो वॉट एवर द 2 प्लस चार्ज was completely cancelled out by this -2 का चार्ज by 2 hydroxide ions, and so therefore it will not be able to form the ion dipoles with the water and get precipitated out. ठीक है, लास्टली क्या है? हमने क्या बोला हुआ है? सी में क्या कर रहे हैं आप? एक्सेस NH3 डाल रहे हैं, तो एक्सेस NH3 डालोगे तो कोबाल्ट का अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, यानी NH3 6 बन जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 प्लस वंस अगेन. ठीक है, और जो है वो इसका जो कलर होता है वो स्ट्रॉ होता है. और अब क्या हुआ है? अब हमारे पास लिगेंड एक्सचेंज हुआ है, राइट? बिकॉज इट कंप्लीटली गॉट रिप्लेस्ड. वो जो 6 चीजें थी उनको आपने रिप्लेस करके उन्होंने आपने उनको अमोनिया से रिप्लेस कर दिया. ठीक है, suggest a suitable region for the formation of COCl4 2 minus from solution A. So we can जो है वो add पानी वाले complex में concentrated HCl to form this. So concentrated HCl हो जाएगा ये. Oops, HCl. फिर क्या लिखा हुआ है? The complex ion COCl4 2 minus has tetrahedral geometry. The 3D orbitals in an isolated CO2 plus ion are degenerate. Complete figure 2.2 show the relative energies of 3 orbitals in the CO2 plus ion and the CO2 plus tetrahedral complex. अच्छा, सबसे पहले अगर मैं नॉर्मल डीजेनरेट की बात करूं, CO2 प्लस आयन की बात करूं, सो बेसिकली क्या होंगे मेरे पास? जो है वो 5 ऑर्बिटल होंगे और हर किसी की एनर्जी क्या होगी? बराबर होगी. सो 1 2 3 4 5, आई विल हैव 5 ऑर्बिटल्स, ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल. बाकी हमने ये याद रखना है कि हमारे पास बेसिकली कौन कौन से होते हैं. हमारे पास बेसिकली DXY होता है, DYZ होता है और DXZ होता है. ठीक है जी, और जो है वो हमारे पास, अच्छा बाय द वे ये Z है मेरा, और जो है वो DS² माइनस Y² होता है और DZ² होता है. ठीक है जी, ये होते हैं along the axis. These are the ones that are along axis and these are the ones that are between the axis. ठीक है जी, सो ये हमारे पास जो है वो क्या हो जाते हैं? हमारे between the axis हो जाते हैं. अच्छा, अब जो है वो टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स आते हैं वो बिटवीन द एक्सिस आते हैं, तो ये इनको रिपेल करके या इनको हायर एनर्जी कॉज कर देते हैं. तो बेसिकली आपके 3 जो है वो आप ऊपर बनाओगे, सो यू ड्रॉ 3 अबव एंड रेस्ट ऑफ द 2 जो अलोंग द एक्सिस हैं उनकी डायरेक्शन में लिगेंड्स नहीं आ रहे, तो आप दिखाओ. लेकिन एक चीज आपने डिफरेंट ये जरूर दिखानी है कि भाई यहाँ पे ये लोअर स्टेट में होंगे, यहाँ पे दोनों. जो इसका इवन लोअर एनर्जी वाला है वो भी इससे हायर होगा, क्योंकि जब बॉन्ड करती है चीज तो इसकी ऑर्बिटल्स की ज्यादा एनर्जी हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर टू शो द कॉम्प्लेक्स आयन COCl4 2 माइनस. अच्छा, COCl4 2 माइनस का हमें नहीं, ठीक है यही बनाना है. तो हमने जो है वो CO और जो है वो
इसको जो है वो मैंने यूं बना लिया, Cl 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 एंड देन Cl, एंड मैंने जो है वो इस पे 2 का चार्ज डाल दिया। अब क्या बोला हुआ है, H2O2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ये वाला सवाल बड़ा मजे का है। H2O2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ रिड्यूसिंग एजेंट when reacting with species that contain manganese. Table 2.2 shows electrode potentials for some of the reactions. आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि H2O2 कब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, यानी which the reaction with species। सबसे पहली बात तो आपने ये याद दिमाग में लेके आनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, खुद रिड्यूस होता है, खुद रिड्यूस होता है। और खुद रिड्यूस का मतलब क्या है, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो देयरफॉर अभी फिलहाल जब मैं H2O2 को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करवाना चाह रहा हूं तो मुझे बेसिकली उसको खुद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाने पड़ेंगे। सो आइदर आई कैन चूज दिस इक्वेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे H2O2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है, या फिर मैं जो हूँ वो ये वाली इक्वेशन चूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा H2O2 क्या कर रहा है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। यू कैन नॉट चूज दिस इक्वेशन, वाई, बिकॉज इसमें H2O2 और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, तो H2O2 विल लूज दोज इलेक्ट्रॉन्स, नॉट गेन दोज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो ये नहीं चूज कर सकते। अच्छा, ये चूज कर लिया आपने, सपोज कर लेते हैं अभी फिलहाल आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस वन। सही है। दूसरी बात देखोगी, इसमें एसिडिक कंडीशंस है, so since it has acidic conditions so it can only be paired with another acidic equation। ठीक है, अल्कलाइन इक्वेशन के तो हम पेयर नहीं करेंगे, हम इसके साथ पेयर करेंगे। so I'm going to choose this। अच्छा, अब ये देखो, तुम लोगों ने जो H2O2 वाली चूज करी थी वो ऐसे चूज करी थी कि तुमने इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा था, है ना। तो अब ऑब्वियसली जो मैग्नीज वाली चूज होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं हो सकते, क्योंकि भाई दो इक्वेशंस ऐसी नहीं हो सकती जिसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पे हो। बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी रिडक्शन इक्वेशंस। वन ऑफ द इक्वेशन शुड बी रिडक्शन, द अदर शुड बी ऑक्सीडेशन, राइट। सो देयरफॉर मुझे इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। आई विल हैव टू रिवर्स दिस, एंड सो अब मुझे फिर इनकी फिजिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। देखो, +1.78 -1.22 फिजिबल बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, पॉजिटिव में आएगा तो वो हम जो है वो लिख देंगे उसको। ठीक है, सो H2O2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद Mn2+, क्योंकि रिवर्स करेंगे तो Mn2+ आपका रिएक्टेंट बन जाएगा विद Mn2+, एज योर E स्टैंडर्ड सेल इज बेसिकली व्हाट, 1.78 -1.22, बिकॉज हमने 1.22 वाले को रिवर्स किया है। ठीक है, मैं ये लिख नहीं रहा, मेरे पास जगह खत्म हो जाएगी, तो मैं जो है ना डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ। 1.78 -1.22, तो ये मेरे पास आ गया 0.56, तो इसका 0.56 आ रहा है, सो देयरफॉर मैं दिखा दिया फीजिबल है। अब मैं अपनी इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा। हमने क्या किया, हमने H2O2 + 2H+ + 2E- और 2H2O ये वाली चूज करी है, और दूसरी वाली क्या है, इसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Mn2+ + 2H2O is equivalent to MnO2 + 4H+ + 2 electron, right? So the two electron get cancelled out, this 2 will cancel out this 4 and just leave 2, और पानी कैंसिल आउट हो जाएगा, पानी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये सब कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास जो मेरी नेट इक्वेशन बन रही होगी वो बन जाएगी H2O2 + Mn2+ equals to MnO2 + 2H+। ठीक है, ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी इफ आई चूज दिस कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब दूसरी क्या कर सकते थे आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे चूज, वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं। दूसरी कॉम्बिनेशन आप ये चूज करते थे, आप ये वाली इक्वेशन चूज करते। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम दोनों चूज कर सकते हैं। मैंने अभी फिलहाल अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये वाली चूज कर ली, रेड से लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अल्कलाइन कंडीशंस हैं, सो देयरफॉर यू विल हैव टू चूज द अल्कलाइन वाली। ठीक है, और देखो क्योंकि तुमने ऑलरेडी इस पे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिए, तो तुम्हें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। सो इसको रिवर्स करोगे ताकि इलेक्ट्रॉन इसके राइट हैंड साइड पे आ जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, +0.04 बन जाएगा, है ना। तो देख लो, 0.88 + 0.04 फीजिबल है, बिल्कुल है, 0.92 आ रहा होगा फीजिबल। एंड देन यू विल से कि इट विल आल्सो बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद योर MnOH2। ठीक है जी, as the E cell is 0.88 + 0.04, that is 0.92, and you will write the equation जैसे मैंने आपको लिखना सिखा दी है। So that's the other answer that is given in the mark scheme for this part। अच्छा, फिर आ जाती हैं हम जो है वो दूसरी उस पे। अब क्या बोला हुआ है, H2O2 एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग का मतलब ये होता है कि खुद ऑक्सीडाइज होता है, और जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, लॉस ऑफ E-, right? So basically I will choose this equation now। ठीक है जी, now I will do it with that। So I will choose this equation, why, because in this the H2O2 and the electron are on the opposite sides, so therefore ये जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरी जो मुझे इसको खुद ऑक्सीडाइज करवाना है यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करवाना है, तो वो हो जाएगा।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई मुझे H2O2 को रिएक्टेंट बनाना है ना, ये तो अभी प्रोडक्ट साइड पे है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कर दिया हमने तो जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास ये बन जाएगा -0.68। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मैग्नीज की एक ऐसी इक्वेशन चूज करूंगा जिसमें मेरे पास जो है वो क्या हो रहा हो, मेरे पास जो है वो जो जब मैं इसको ऐड करूं उसके अंदर तो मेरे पास फिजिबल आ रहा हो रिएक्शन। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि -0.6 एंड -0.04 तो मजीद माइनस हो जाएगा। दैट्स नॉट गोइंग टू बी आंसर, सो गोइंग टू चूज दिस इक्वेशन। ठीक है, यू कैन ओनली चूज दिस इक्वेशन, तो मैं ये वाली चूज कर लूंगा। सही है। और इसमें देख लो, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन्स इसमें रिवर्स कर दी ना, नहीं इस साइड पे ले आया, तो मैं इलेक्ट्रॉन इसके इस साइड पे ही रख सकता हूँ। आई डोंट नीड टू रिवर्स दिस इक्वेशन, सो देयरफॉर -0.68 प्लस 1.22 ये मेरा आंसर हो जाएगा फॉर द अदर फिजिबल रिएक्शन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने इस वाली को रिवर्स किया, ठीक है जी, इस वाली को एज इट इज ले लिया, तो उसका मतलब ये है कि MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। सो H2O2 एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट विद MnO2 एज ई सेल। क्या आ रहा है, ई सेल आपका आ रहा है क्या आ जाएगा, 1.22 -0.68। ठीक है जी, सो 1.22 -0.68 ये आ गया मेरे पास 0.54। ठीक है जी, और फिर हम अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। मैंने H2O2 वाली रिवर्स करके लिखनी है, सो H2O2 रिवर्स करके लिख दी, 2E माइनस प्लस 2H प्लस प्लस O2। और आपकी MnO2 वाली एज इट इज लिख दी, MnO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2E माइनस। ठीक है, एक सेकंड मीटिंग देख लूँ, मीटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है। सही है, कहाँ था मैं, हाँ सही। सो आपके पास आ गया MnO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2E माइनस इज बिकमिंग Mn2 प्लस प्लस 2H2O। ठीक है जी, सो मैं जो हूँ अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। कैसे होगा सिंप्लीफाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और जो है वो ये 2 और ये 2 रह जाएंगे बस, और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा। सो हमारे पास हो जाएगा, हमारी नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, नेट इक्वेशन विल बी H2O2 प्लस MnO2 इज इको, सॉरी ये इधर 2H प्लस भी है, ठीक है वो भी लिख देते हैं, प्लस 2H प्लस विल बी बिकमिंग O2 प्लस Mn2 प्लस प्लस 2H2O। ठीक है, तो ये मेरी जो है वो क्या बन जाएगी, मेरी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, फिर क्या सवाल है मेरे पास, फिर मेरे पास जो है वो स्टोइक्योमेट्री का सवाल है। एसिडिफाइड मैंगनीज आयंस कैन बी यूज्ड टू एनालाइज द कंटेंट्स ऑफ एन आयरन टैबलेट्स बाय टाइट्रेशन। तो हमने आयरन टैबलेट्स का कंटेंट निकालना है बाय टाइट्रेशन। टू आइडेंटिकल आयरन टैबलेट्स आर क्रश्ड एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर। The resulting solution is made up to 150 cm cube with distilled water. 25 cm cube of the solution requires this much MnO4 minus to reach the end point. The relevant half equations are shown. बोल रहे हैं डिस्क्राइब द कलर चेंज। अच्छा भाई, हम करते क्या है इसमें, हम इसमें जो है वो ब्यूरेट के अंदर KMnO4 डालते हैं, राइट। सो बेसिकली द ब्यूरेट इज हैविंग द KMnO4, दिस इज गोइंग टू बी योर KMnO4। और आप अपने कॉनिकल फ्लास्क में क्या डालते हैं, आप अपने कॉनिकल फ्लास्क में रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए जो भी आपका Fe2+ का सोल्यूशन आप वो डाल देंगे। ठीक है, तो आपने Fe2+ का सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया। वैसे तो थोड़ी ग्रीनिश टिंज होती है, लेकिन हम इसको कलरलेस बोलते हैं, कोई हम बहुत ज्यादा कॉन्सनट्रेट सोल्यूशन नहीं बनाते। तो ओरिजिनली आपका सोल्यूशन कलरलेस होगा Fe2+ का। जब इसमें KMnO4 जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे, तो जो भी पर्पल ड्रॉप्स जाएंगे वो कंप्लीटली यूज अप हो जाएंगे। एक पॉइंट आएगा Fe2+ कंप्लीटली यूज अप हो चुके हैं, Fe3+ बन चुका होगा, तो अब जो भी आप KMnO4 डालोगे वो आपके कलर को चेंज कर देगा, पर्पल कर देगा। सो देयरफॉर यू विल से कलरलेस टू पर्पल। आपका एंड पॉइंट जो है वो तब होगा जब आपका सोल्यूशन कलरलेस रह रहा होगा, और फिर एकदम से आपने जब नया नेक्स्ट ड्रॉप एक KMnO4 का डाला तो वो परमानेंटली पर्पल हो गया। सही है। फिर क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द मास इन मिलीग्राम्स ऑफ आयरन इन वन टैबलेट एंड अज्यूम दैट ऑल ऑफ द आयरन इन द टैबलेट्स Fe2+। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जो है वो मास ऑफ आयरन निकालना है एक टैबलेट में। सबसे क्या कर लेंगे, सबसे पहले MnO4 माइनस के मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूज दी हैं। कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम कर लेते हैं। सो मैंने जो है वो 0.05 इंटू 18.6 इंटू 10⁻³ कर दिया। मेरे पास MnO4 के मोल्स आ जाएंगे 0.05 इंटू 18.6 इंटू 10⁻³। तो ये मेरे पास आ गए 9.3 इंटू 10⁻⁻4। सही है। ये किसके साथ रिएक्ट करा था, ये रिएक्ट करा है विद 25 cm क्यूब ऑफ दिस Fe2+ वाला सोल्यूशन जो हमने 150 cm क्यूब से निकाला है, राइट। सो यूजिंग द स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो, देखो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी 5 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। सो देयरफॉर 5 5 और 5, नीचे वाली पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाइड बाय 5 कर ली। सो दैट मींस द रेशियो इज 1:5 का। तो देयरफॉर इफ आई से यार मुझे Fe2+ के जरा मोल्स निकाल दो, तो आप बोलोगे कि सर जो आपने KMnO4 के निकाले हैं उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेंगे, बिकॉज देयर इज अ 1:5 का रेशियो। सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 5।
and I will get a new value 4.65 into 10 power minus 3 moles. ठीक है, ये मोल्स ऑफ Fe2 प्लस आ गया। अब मैंने क्या करना है बेटा, अब देखो बेसिकली ये तो 25 cm क्यूब में थे ना, लेकिन मेरा ओरिजिनल सॉल्यूशन 150 cm क्यूब का था। 25 cm क्यूब इज बेसिकली द पोर्शन ऑफ दिस, सो आई विल नीड टू डू द बैक ट्रैक वर्किंग। आई विल से ओके 25 cm क्यूब में आई हैव 4.65 into 10 पावर माइनस 3, 150 में मेरे पास जो है वो कितने मोल्स ऑफ Fe2 प्लस थे। सो वी शैल वर्क दैट आउट, ठीक है जी, और आप वर्कआउट कर सकते हो इसको। तो आपके पास मोल्स ऑफ Fe2 प्लस इन 150 cm क्यूब क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 150 इंटू, सॉरी 150 इंटू आंसर डिवाइड बाय 25, सो आई एम गेटिंग 0.0279। ठीक है, 0.0279 आ रहा है मेरे पास, ये मोल्स आ रहे हैं इन 150 cm क्यूब ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन। अच्छा, ये कहाँ से बना था, ये बेसिकली जो भी टैबलेट्स बनी थी इन्हीं को क्रश करके 150 cm क्यूब बनाया था। यानी ये जो भी मोल्स आ गए ये सारे वही मोल्स होंगे जो आपके टैबलेट्स में प्रेजेंट थे। अब मैं इन मोल्स को पहले मास में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मास क्या हो जाएगा, मोल इंटू एम आर, देयरफॉर 0.0279 इंटू मैंने एम आर कर दिया, आयरन का एम आर जो है वो 55.8 होता है, राइट। ऑब्वियसली ए आर ले रहे हैं, एम आर तो नहीं ले रहे, लेकिन जो है वो आप समझ जाओगे इस बात को। सो 1.55682 ग्राम्स आ गया। अच्छा, ये बना था दो टैबलेट से, हमें एक टैबलेट का निकालना है, सो हम क्या कर लेंगे, मास इन वन टैबलेट क्या हो जाएगा, mass in one tablet will be equivalent to 1.55682 divided by 2। ये हो जाएगा मेरा एक टैबलेट का, और मुझे क्योंकि आंसर मिलीग्राम्स में देना है तो मैं इसको फिर मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी कर लूंगा। सो डिवाइड बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1000, so I am getting the answer as 778.41। So 778.41, that is the milligram answer, so I will write it down to, लिखा हुआ है नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 4 सिग्निफिकेंट भी है इसमें वैल्यूज, 3 सिग्निफिकेंट भी है। आप 3 सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट जो भी देना चाहो आप दे सकते हो। सो आई एम गोइंग टू गिव 778.4, 778 भी दे दोगे तो भी कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे। अब क्या लिखा हुआ है, डिफाइन एंट्रोपी, और ठीक है। अच्छा जी, डिफाइन एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स of particles in a system and their energies, ठीक है। सो ये जो है वो होता है। फिर क्या दिया हुआ है आपको, एंट्रोपी का ग्राफ दिया हुआ है, विच यू नो कि वो क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। तो इसमें जो है वो आप देख सकते हो कि जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, तो T1 जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, ठीक है जी। सो यू कैन राइट दिस डाउन दैट T1 इज मेल्टिंग, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, यहाँ पे लिक्विड हो गया, ठीक है जी। सो देयरफॉर इट हैज कन्वर्टेड, ये आपके पास मेल्टिंग हो गया, और जो है वो ये आपकी गैस होगा। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये आपका बॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है। सो आपने लिख दिया बॉइलिंग। फिर क्या बोला हुआ है आपको, एक्सप्लेन व्हाई द एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस एट T2 इज बिगर देन द एंट्रोपी चेंज एट T1। सो यू विल राइट कि भाई बेसिकली देखो, लिक्विड से गैस जाते हुए आपकी जो इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस है वो ज्यादा चेंज करता है देन सॉलिड टू लिक्विड, या फिर ये लिखोगे, या फिर ये लिखोगे कि बेसिकली लिक्विड टू गैस जो चेंज इन डिसऑर्डर है वो ज्यादा होता है देन सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज इन डिसऑर्डर आ रहा है। सो यू कैन राइट द चेंज इन डिसऑर्डर फ्रॉम a liquid to gas is higher than the change in disorder from solid to liquid, ठीक है। या फिर आप जो है वो ये भी लिख सकते हो कि चेंज इन इंटरमोलेक्युलर डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है फॉर लिक्विड टू गैस देन फॉर सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। बाकी जो है वो फिर नेक्स्ट उसमें ही आपको पार्ट में मिल जाएगा सब, ओके। चलो, अच्छा हम जो है ना रिज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। जो हमने कल बिल्कुल आखिर में किया था, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी कर लिया था, तब इसको प्रॉपरली कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का आई फील लाइक इसमें कंफ्यूजन थी। सो जल्दी से इसको रिज्यूम करते हैं और यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एट 450 डिग्री सेल्सियस इज शोन।
ये आयरन की आपको इक्वेशन दी हुई है और इसका डेल्टा जी आपको दिया हुआ है। ठीक है, फर्दर अगर आप देखोगे आपको जो है वो फॉर्मेशन एंथैल्पी की डेटा दी हुई है सबकी सबकी, एंड दे हैव आल्सो गिवन यू एंट्रोपी की डेटा फॉर सम ऑफ दी टर्म्स, और आपको ये बोल रहे हैं कि जरा जो है वो इस वाले की कार्बन मोनोऑक्साइड की एंट्रोपी हमें जरा निकाल के दे दे। राइट, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं डेल्टा एच निकाल लूंगा इस पूरी इक्वेशन का। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा भाई, मेरे पास इक्वेशन क्या है, Fe2O3 प्लस 3CO इक्वल्स टू 2Fe प्लस 3CO2। राइट, फॉर्मेशन की जब भी डेटा दी हुई होती है तो नीचे हम क्या लिखते हैं, नीचे हम अपने एलिमेंट्स लिखते हैं। तो फेरम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये एलिमेंट्स जो है वो दोनों साइडों पे इन चीजों को बना रहे होंगे। अब आप ये देखो कि इसका 1 मोल है, सो इसकी एंथैल्पी में एक दफा ले लूंगा -82, सॉरी -824.2, और ये 3 है तो मैं इसकी एंथैल्पी जो है वो 3 दफा ले लूंगा, सो +3 टाइम्स -110.5। सही है। अच्छा, यहाँ पे आयरन इसकी तो जीरो दी हुई है क्योंकि एलिमेंट है, तो जीरो होगी तो हमने जीरो ले ली, और 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड है, सो 3 टाइम्स मैंने क्या कर लिया, -393.5 कर लिया। सही है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं दोनों साइड्स को, ये क्या आ रही है मेरे पास, तो ये आ जाएगी -824.2 प्लस 3 टाइम्स -110.5, सो आई एम गेटिंग -1155.7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स -393.5, सो आई एम गेटिंग -1180.5। ठीक है, ये आ रही हैं हमारी दोनों साइड की। अब क्या करोगे भाई, इधर से इधर जाना है तो कैसे जाओगे, सीधा तो जा नहीं सकते, तो पहले नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे। सो देयर फॉर दिस विल बिकम, यू विल टेक दिस एज नेगेटिव एंड यू विल टेक दिस एज पॉजिटिव। सो आपकी डेल्टा एच क्या हो जाएगी, आपकी डेल्टा एच हो जाएगी नेगेटिव ऑफ दिस नंबर, यानी बेसिकली +1155.7, और ये वाला आप एज इट इज ले लोगे क्योंकि इसको पॉजिटिव के साथ लेना है, सो ये -1180.5 हो जाएगा। तो क्या हो गया, -1180.5 प्लस 1155.7, सो वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -24.8 किलो जूल्स पर मोल। सही है। अब मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब मैं जो हूँ वो अपनी डेल्टा जी वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो क्या होती है, वो होती है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो डेल्टा जी मुझे यहाँ ऊपर दी हुई है -36.2, -36.2, डेल्टा एच क्या हो गई, -24.8 हो गई, माइनस टी टेम्परेचर जो है वो ये दिया हुआ 450 डिग्री सेल्सियस, सो 450 प्लस 273, और डेल्टा एस। आप यहाँ पे डेल्टा एस वर्कआउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -36.2 प्लस 24.8 डिवाइडेड बाय -450 प्लस 273, so you would be getting an answer of -36.2 plus 24.8 divided by -450 plus 273, सो आपके पास वैल्यू आ गई 0.015767। अच्छा, अब देखो तुम लोगों ने क्योंकि जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो भी किलो जूल पर मोल में इस्तेमाल करी है और डेल्टा एच भी किलो जूल पर मोल में इस्तेमाल करी है, सो देयरफॉर ये जो एस की वैल्यू आई ना डेल्टा एस की, ये भी क्या होगी, ये भी किलो जूल पर केल्विन पर मोल में होगी। ठीक है, अभी मुझे इसको जूल पर केल्विन पर मोल में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एस इन जूल पर केल्विन पर मोल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दो इस वैल्यू को, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दिया तो मेरे पास ये आ गई 15.7676 जूल पर केल्विन पर मोल। और अब फाइनली जो आपका प्रोसीजर था, क्या प्रोसीजर था, डेल्टा एस इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, वो आप अप्लाई कर देंगे इधर। ठीक है जी, प्रोडक्ट्स क्या हो गई, प्रोडक्ट्स ये दोनों हो गई। क्या क्या था, दो आयरन थे, सो देयरफॉर मैंने दो आयरन ले लेने, दो आयरन यानी 2 टाइम्स 27.3। अच्छा, डेल्टा एस की वैल्यू क्या थी, इट वाज 15.676, सॉरी 767, ओके 7676 इक्वल्स टू 2 टाइम्स 27.3। देन कार्बन डाइऑक्साइड 3 दफा थे, सो देयरफॉर मैंने क्या कर लिया, मैंने 3 टाइम्स 213.8 ले लिया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ये 3 है और ये रिएक्टेंट है ना, तो इसको -3x ले लेता हूँ, इसको अननोन बोल दिया x। ठीक है, सो -3 टाइम्स x हो गया, और जो है वो आपका Fe2O3 एक ही दफा है और उसकी 87.4 है, सो देयरफॉर मैंने -87.4 ले ली। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम लोग के पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 197.6 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगी। ठीक है, इतना हमने कल भी कर लिया, लेकिन मैंने एक दफा कहा कि भाई कल क्योंकि जल्दी जल्दी करे तो ये कर लेते हैं, और बाकी इसको राउंड ऑफ कितना करोगे। अच्छा, अब ये देखो, इसमें
तुम्हारे पास तुम लोगों ने जो वैल्यू इस्तेमाल करी है उनकी फर्स्ट डीपी थी सारी वैल्यूज की। मैं डेसिमल प्लेस क्यों देख रहा हूँ इधर, डेसिमल प्लेस इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने मेजरली सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन ही करी और कुछ नहीं किया। सारे पार्ट्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के ही थे, तो आप उसकी बेसिस पे करना चाहो वो भी सही है, वरना कोई बच्चा कहे नहीं भाई मैंने डिवीजन में करी है तो मैं सिग्निफिकेंस के तौर पे करना चाह रहा हूँ, तो मार्क्स स्कीम में आपके पास दोनों आंसर्स अलाउड है, आपके पास 197.6 भी अलाउड है, और अगर कोई बच्चा 198 लिख रहा है तो वो भी आपके पास क्या है, अलाउड है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम अब, ठीक हो गया। अच्छा आगे चलते हैं अब हम। अब क्या लिखा हुआ है, आयरन टू ऑक्साइड कैन ऑल्सो बी रिड्यूस टू आयरन बाय कार्बन मोनोऑक्साइड एज शोन। So state the effect of increasing the temperature on the feasibility of this reaction. Explain your answer. तो क्या ख्याल है, क्या होगा feasibility में effect अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ? feasibility इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? मोर feasible होगा। ठीक है जी, सही है, लेट्स सी। सो बेसिकली आपका जो डेल्टा जी है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। अब देखो बेसिकली आपका ये डेल्टा जी है, डेल्टा एच क्या दिया हुआ है, -11.1 माइनस टी, और आपका जो डेल्टा एस है वो -15.2 है। सो -15.2 इंटू 10⁻³ करके डालेंगे आप इसको। ठीक है, तो अब ये दोनों माइनस माइनस वाली चीजें मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगी, पॉजिटिव बन जाएंगी, है ना। सो बेसिकली आपका डेल्टा जी क्या हो गया, आपका डेल्टा जी हो गया -11.1 प्लस 15.2 इंटू 10⁻³ टाइम्स टी। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो मेरी जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी, है ना। if I am going to increase the temperature, increasing temperature will increase positive part, और उसकी वजह से क्या होगा, मेरा डेल्टा जी मोर पॉजिटिव होता जाएगा, और मोर पॉजिटिव मींस फीजिबल और अनफीजिबल, फीजिबल, यस। ये याद रखना कि भाई डेल्टा जी जब आपका नेगेटिव होता है तो फीजिबल होता है, और जब आपका डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो अनफीजिबल होता है। तो क्योंकि हमारा डेल्टा जी मजीद फीजिबल मजीद पॉजिटिव हो रहा है, सो देयरफॉर हमारे पास अनफीजिबल हो जाएगा। ये क्या लिख लेते हैं, हम ये लिख लेते हैं कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, whoops, temperature, the product T delta S will become more positive, making reaction unfeasible। ठीक है, बाकी मैं एक कोशिश करूँ तो मैं थोड़ा जोर से बोल लूं कि फिर तुम लोगों को जो है वो आवाज सही तरह है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोला हुआ है, इन aqueous solution iodide ions react with acidified hydrogen peroxide as shown in reaction 1। ठीक है, रिएक्शन 1 आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2I माइनस H2O2 प्लस 2H प्लस इक्वल्स टू I2 प्लस 2H2O। द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन 1 इज शोन, रेट इक्वेशन ये दी हुई। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज द पावर द रिएक्टेंट टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट इक्वेशन। बिल्कुल सही है। तो क्या लिखते हैं हम इसको ये लिखते हैं, इट इज द पावर ए कॉन्सेंट्रेशन term is raised to in the rate equation। ठीक है, जो जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसकी पावर जो है वो आपके पास, वो जो भी आप लगा रहे होते हैं उसको हम ऑर्डर बोलते हैं। कंप्लीट टेबल 4.1 बच्चों वाला टेबल है भाई। देखो इस इक्वेशन में H प्लस नहीं है तो आप बोलोगे 0। I माइनस कितनी दफा है, I माइनस एक ही दफा है, पावर 1 है तो 1 बोल दोगे। H2O2 कितनी दफा है, एक ही दफा है तो पावर 1 बोल दोगे। टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दोगे तो 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। तो टोटल ऑर्डर आपके पास जो है वो ये आ गया। बच्चों वाला सवाल है तो प्रीटी इजी पीजी है। फिर क्या लिखा हुआ है, sketch a line on figure 4.1 to show the relationship between I minus and time, यानी concentration of iodide and time। how is the line going to be, प्रोडक्ट ग्राफ नहीं होगा बेटा, I माइनस रिएक्टेंट है ना, क्या हो गया, द I माइनस इज अ रिएक्टेंट, तो देयरफॉर आपके पास रिएक्टेंट वाला ग्राफ बनेगा। तो आपके पास ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ही निकल लेते हैं, रेट इक्वेशन कोई लिखा हुआ एक्सेस वगैरह कोई है इधर,
ये नहीं लिखा हुआ तो फिर उसके नहीं होगा, उसका नहीं कंसिडर कर रहे होंगे। तो आप जो है वो लाइन, अगर कोई बच्चा इसको पहले भी कॉन्स्टेंट होकर दिखाया था तो इसकी भी मार्क्स होंगे, और अगर कोई बच्चा इसको जीरो भी करके दिखाया था तो भी मार्क्स होंगे। बस आपने जो है वो डिक्रीजिंग जो हमारा एक्सपोनेंशियल वाला कर्व होता है ना, बस आपने वो वाला बना के दिखाना है। ठीक है, मैं ये वाला बना के दिखा रहा हूँ। सही है, ये आपके पास एक मार्क हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड reacts with ozone as shown in reaction 2. Nitrogen dioxide is reacting with ozone. So why do we draw a curve when it said a line? बेटा लाइन भी कर्व होती है। जीनत, अगर I माइनस एक्सेस में होता तो फिर टच नहीं होता, अगर लिमिटिंग होता तो फिर तुम उसको जीरो कर देती। ठीक है, लिमिटिंग कंप्लीटली यूजर बताता है, एक्सेस कंप्लीटली यूजर नहीं होता, और बाकी रिवर्सिबल होता तो भी टच नहीं करता। तो और लाइन भी जो है वो कर्व होता है। बेटा अब्दुल्ला अभी यकीन, ये सवाल नहीं पूछो, हमने देखा भी है P5 में, कर्व ऑफ बेस्ट फिट और लाइन ऑफ बेस्ट फिट और स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट। लाइन लाइन होती है, लाइन सीधी भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो लाइन में ये नहीं होता कि मतलब ये होगा कि स्ट्रेट लाइन ही बनानी है उसकी। अच्छा, द रेट इक्वेशन फॉर रिएक्शन टू इज शोन। तो आपको रेट इक्वेशन क्या कर दी गई है, शो कर दी गई है इधर। Two experiments are carried out to measure the rate of reaction to. In the first experiment, the initial rate is measured starting with known concentrations of NO2 and O3. In the second experiment, the concentrations of NO2 and O3 are both increased by a factor of 4. Predict how the initial rate for reaction 2 would change. क्या हो जाएगा भाई, initial rate 4 into 4 हो जाएगा बिल्कुल। 4 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 16 आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ऑर्डर 1 है ना, तो देयरफॉर आपने 4 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर 1 करके आपने 16 कर दिया। क्या हुआ लाइवा, क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया भाई चैट में? एक्सप्लेन अगेन। देखो बेटा, इसको भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं, इसको भी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब तुम कैसे देखती थी, तुम ये देखती थी कि भाई तुम्हारे पास इनका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 1 है तो तुम बेसिकली लिखोगी 4 की पावर 1। फिर इसका भी क्या है, इसका भी ऑर्डर 1 है तो तुम लिखोगी 4 की पावर 1। सो 4 इंटू 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 1 इक्वल्स टू 16। ये लिखा हुआ 4। ठीक है बेटा, the reaction mechanism for reaction 2 has two steps. Define rate determining step. Slowest step in the reaction बिल्कुल सही है, so we'll say the slowest step in the reaction. Slowest step in a multi-step reaction. अब हमने क्या लिखना है, अब हमने इसकी टू इक्वेशन सजेस्ट करनी है फॉर द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन टू। तो आपको याद होगा मैंने इसका आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी। देखो, सबसे पहले जो है वो आप सेटिस्फाई करोगे जो आपको रेट इक्वेशन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये बोला हुआ है कि भाई आरडीएस तक दोनों के एक एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे क्योंकि पावर 1 है दोनों की। सो देयरफॉर आप अपनी पहली इक्वेशन को ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप बता दो, और पहली वाली इक्वेशन में ही आप क्या करवा दो, इनको रिएक्ट करवा दो। NO2 और O3 को रिएक्ट करके मैं क्या बनवा सकता हूं, मैं NO2 और O3 को रिएक्ट करके फॉर एग्जांपल मैं NO3 और O2 बना सकता हूं। ठीक है, ये बना दिया, यही मेरा आरडीएस हो जाएगा। दिस विल बी माय आरडीएस। और अब बाकी, अब मुझे क्या करना है, बाकी अब मुझे जो है वो देखो, ये NO3 यहाँ प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है तो मुझे NO3 यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूंगा, आई विल यूज दिस अप। और इसको यूज अप किस चीज के साथ करूंगा, देखो मैंने एक NO2 का मॉलिक्यूल इस्तेमाल नहीं किया, दो थे मेरे पास, मैंने अभी फिलहाल सिर्फ एक ही इस्तेमाल किए। तो मैं इस NO3 को रिएक्ट करता हूं विद द NO2 दैट इज रिमेनिंग, और इसके थ्रू जो मुझे प्रोडक्ट चाहिए दूसरी वाली वो मैं बनाता हूँ, जो मैंने N2O5 बना लिया। तो ये मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। टेक्निक क्या होती है, टेक्निक ये होती है, पहले आप ये देखें आपको रेट इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी की बेसिस पे पहला स्टेप आरडीएस कर दें। तो आपने NO2 और O3 को लेके पहला वाला स्टेप जो है वो आरडीएस बना के आपने प्रोडक्ट्स बना दी। मैंने NO3 O2 बना दी, O2 जो है वो प्रोडक्ट बन गई। अब वो मैं यूज अप नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन जो NO3 मैंने बनाया है वो यहाँ पे नहीं है प्रोडक्ट, तो मुझे इसको यूज अप करना पड़ेगा। तो मैंने अगले वाले स्टेप में NO3 को यूज अप किया, जो बचा हुआ रिएक्टेंट था उसके साथ रिएक्ट किया, और मैंने ये N2O5 अपने पास बना दी जो मेरी फाइनल प्रोडक्ट मुझे बनानी थी। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे जा रहा हूं मैं। अब क्या है हमारे पास, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कैन डिकम्पोज इनटू NO2 एंड O2। द रेट इक्वेशन फॉर दिस डिकम्पोजिशन इज शोन। रेट इक्वेशन शो करी हुई है। ठीक है, फिगर 4.2 shows the graph of rate against
N2O5 for this decomposition as expected, क्योंकि पावर 1 है, so therefore इनके बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, so therefore it should be a straight line through the origin. बिल्कुल सही बनी है. Use figure 4.2 to calculate a value for the rate constant for this decomposition. कैसे निकालूं इस ग्राफ से rate constant? 0.03 है, बता भी दे दानियाल ने, बाकी बच्चे बताओ. वाह, हाफ लाइफ चमार लगाऊंगा ऐसा खींच के. 0.03 as gradient. Thank you. So this is y equals to mx. So now you can basically work out the gradient, और gradient के थ्रू आप कर सकते हो, वरना आप ये भी रियलाइज कर सकते हो क्योंकि ये ओरिजिन में से जा रही है, तो आप सीधा सीधा अगर y एक्सेस वाली वैल्यू को x एक्सेस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपको उसके थ्रू भी आंसर मिल जाएगा. ठीक है, आई एम गोइंग टू पिक अप दिस वैल्यू क्योंकि ये पता लग रही है बिल्कुल एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो हम जो है वो ये कर लेते हैं. लेट्स डू 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस 0, और कन्वर्जन भी कर लेते हैं. मेरे ख्याल से ये 10⁻⁻4 दी हुई है. ठीक है जी. सो अब इन्होंने हमें ये बोला हुआ नहीं है कि स्टेट में देना है, लेकिन मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ इधर. ठीक है, सो एक सेकेंड, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, माय बैड, आई रोट अ लिटिल बिट थिंग रॉन्ग. क्या है, 6 - 0 है, और इसको 10⁻⁻4 कर दूंगा मैं, और ये नीचे 0.02 - 0 है. ठीक है, ये हो जाएगा आपका के, और ये 0.03 आ रहा है ना, कंफर्म करो, यही आंसर सही है. ठीक है, अच्छा. यूज योर आंसर टू C1 टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ इन सेकंड्स फॉर दिस डिकम्पोजिशन. वेरी गुड जुनैरा. तो भाई हम सबको पता है कि बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनके लिए हमारे पास रिलेशनशिप होता है कि जो हमारी हाफ लाइफ होती है वो ln2 के होती है, या फिर केमिस्ट्री के बच्चों को मैंने बताई थी 0.693 के होती है, वो ln2 होती है बेसिकली. ठीक है, सो जो है वो आपने क्या कर दिया, आपने 0.693 को डिवाइड कर दिया बाई 0.03, तो वैल्यू क्या आ गई, 23.1. ठीक है जी, तो 23.1 जो है वो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन 4 भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है. ठीक है, एवरीवन विद मी, आगे चलूं. ठीक है, अच्छा जी. अब आ जाते हैं हम, इक्विलिब्रिया का सवाल है आई थिंक ये नेक्स्ट. ठीक है, सो लेट्स सी. क्लोरिक 1 एसिड HClO इज अ वीक ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड. ठीक है जी. When chloric 1 acid is added to aqueous sodium hydroxide, an acid base reaction takes place as shown. तो आपको दिखाया हुआ है एक acid base reaction हो रहा है. Identify the two conjugate acid base pairs in the reaction. HClO का क्या होगा conjugate base? ClO negative होगा. Thank you मिशाल. So the first one will have ClO negative. अच्छा, NaClO नहीं लिखना. NaClO क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि Na जो है वो स्पेक्टेटर आयन है, उसको आप छोड़ दोगे. ठीक है, HClO से ClO बनेगा. याद रखना रूल क्या होता है, रूल ये होता है गिव और टेक H प्लस, यानी H प्लस, सॉरी मिनाहेलो, माय बैड, सॉरी जल्दी जल्दी पढ़ा तो मिशाल बोल दिया. अच्छा, सो रूल क्या होता है, रूल ये होता है कि आपने एक H प्लस के लेन देन से जो है वो चेंज करना है. सो HClO से एक H प्लस ले लिया तो ClO नेगेटिव बनेगा, NaClO नहीं बनेगा. ठीक है, तो डोंट राइट NaClO, उसका ख्याल रखना. दूसरी बात आ जाती है, एसिड 2 कौन सा है इसमें पूरे में, व्हाट इज द एसिड 2? H2O, वेरी गुड. और उसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी? OH नेगेटिव होगी, वेरी गुड. ठीक है जी, ये आपका एसिड बन गया और उसकी कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे OH माइनस आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है. अब क्या बोला हुआ है, द वैल्यू फॉर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इज दिस. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब ऑफ HClO एट अ पीएच ऑफ 4.51. ये आ गई. ठीक है, ये क्या है, अभी हमारे पास ये वाला जो सवाल है वो वीक एसिड वाला सवाल है. ठीक है, सो वी विल सॉल्व इट इन द वीक एसिड वे. तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम H प्लस की कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं. कैसे, 10 की पावर माइनस पीएच से. सो 10 की पावर माइनस 4.51 हो गई. ठीक है, और मजीद क्या करते थे हम इससे, व्हाट अदर अजम्पशन डिड वी यूज टू फॉलो? H प्लस के बराबर और क्या चीज होती है इसमें, जुनैरा ने बताया है. यस, H प्लस इज इक्वल्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस, क्योंकि जो भी H प्लस आ रहे हैं और जो भी A माइनस आ रहे हैं वो सारे के सारे एसिड के डिसोसिएट करने से आ रहे होंगे. बेसिकली देखो, आपका जो HClO होगा वही तो डिसोसिएट करके आपको H प्लस और ClO नेगेटिव दे रहा है. ठीक है, आप कहीं और से नहीं लेके आ रहे ClO नेगेटिव.
सो देयरफॉर योर H प्लस एंड योर A माइनस शुड बी इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देयरफॉर इन दोनों की चीजें यही आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या होता था, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वाज के ए, सॉरी नीचे ही कर लेता हूं इसको, ठीक है, के ए इक्वल्स टू H प्लस A माइनस ओवर H ए, एंड देन हमें निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है ना, यानी मुझे एच ए निकालनी है। सो एच ए कैसे निकलेगी, एच ए निकलेगी एच प्लस और ए माइनस बराबर है, सो देयरफॉर मैं इसको एच प्लस स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइड बाई के ए कर सकता हूँ, है ना। सो मैं क्या कर लूंगा, मैं इसको लिख लूंगा 10⁻⁻⁴.51 की पावर स्क्वायर डिवाइड बाई के ए 3.7 इंटू 10⁻⁻8। चेक करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है, 0.0258। ओके लेट्स सी आंसर अगर ये है कि नहीं, 0.0258 बिल्कुल है ये। ठीक है, तो 0.0258 ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन हो गई है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। When a solution of HClO is heated, chloric 5 acid and a strong acid containing oxygen are formed as the products. Write an equation for this reaction. Okay, तो जब मैं HClO को हीट कर रहा हूं, ठीक है, तो हमने जो है वो ये बताना है कि भाई क्लोरिक 5 एसिड बन रहा है। अच्छा, आपको याद होगा ये क्लोरिक 1 और क्लोरिक 5 वाली चीज, ठीक है, क्लोरिक 1 और क्लोरिक 5 वाली चीज आपके एएस के कोर्स में थी। आपने जो है वो देखा था कि एक NaClO होता है और एक NaClO3 होता है। ये होता है आपका क्लोरिक 1, सॉरी इसको बोलते हैं हम क्लोरिक 1, और इसको हम बोलते हैं क्लोरिक 5। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में होता है, यहाँ पे +5 की स्टेट में होता है, राइट। सिमिलरली अगर HClO है तो क्लोरिक 5 एसिड क्या होगा, क्लोरिक 5 एसिड HClO3 होगा, और बाकी आपके पास क्या रिलीज हो रहा है, और एक और स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, HCl होगा ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो हमने HCl जो है वो ले लिया, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं है तो देयरफॉर हमने ये ले लिया, और अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंसिंग करनी देखनी पड़ेगी इसकी। बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग ये हो जाएगी कि मैं सबसे पहले इन तीनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 लगा लेता हूँ, ठीक है जी, और फिर ये 2 करने पड़ेंगे, बैलेंस हो गई। ठीक है, दिस विल बी द बैलेंसिंग। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, डिफाइन अ बफर सॉल्यूशन। सो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन दैट that maintains an almost constant pH upon oops addition of small amounts of acid और अल्कली। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि a solution that resists changes in pH when small amounts of alkali or acid are added। ये small amounts of acid और alkali इंपॉर्टेंट है, small amount में ही करेगा, large amount में नहीं करेगा। Suggest a substance that could be added to aqueous ethanoic acid to form a buffer solution। Explain your answer। ethanoic acid में कौन सा सब्सटेंस डालूं, सोडियम मिथाइनोएट डाल दूंगा, और उससे क्या होगा, सोडियम मिथाइनोएट क्या प्रोवाइड करेगा, कॉन्जुगेट बेस प्रोवाइड करेगा। वेरी गुड जुनेरा। सो हमारे पास जो है वो फिर ये एक बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज हम इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको 2-3 चीजें इसमें बता देता हूँ। ठीक है, एक तो जुनैरा ने बताया कि आप जो है वो इथेनोइक एसिड लो और डायरेक्टली उसकी कॉन्जुगेट बेस ले लो। एक तरीका तो ये है जो कि करेक्ट है, दो इनमें से कोई गलती नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है वो बजाय कि आप कॉन्जुगेट बेस डालो खुद से, आप वहीं पे इन सिचू प्रोड्यूस कर लो। तो CH3COOH को रिएक्ट कर दो विद NaOH। ठीक है, इसको लिमिटिंग में रखो, और लिमिटिंग में रख के आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास लेफ्ट ओवर जो आपकी CH3COOH होगी वो रह जाएगी, और जो है वो आपके पास CH3COONA आ जाएगा। सो बोथ पर्सपेक्टिव्स आर करेक्ट। कोई बच्चा अगर लिख रहा है कि भाई मैं डायरेक्टली इथेनोएट आयंस डाल रहा हूँ तो वो डाल दो, कोई बच्चा बोल रहा है नहीं मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ लिमिटिंग क्वांटिटी में ताकि कॉन्जुगेट बेस फॉर्म हो जाए, तो वो भी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव्स आपके पास क्या है, करेक्ट है। मैं इधर क्या लिख रहा हूं, एड आपके पास जो है वो सोडियम इथेनोएट, सॉरी CH3CONA, which is basically your sodium ethanoate,
ठीक है जी, एज इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, आप या तो ये लिख लो कि ऐड सोडियम इथेनोएट एज इट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथेनोइक एसिड, वरना आप ये लिख लो बेटा कि ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड सो दैट द कॉन्जुगेट बेस द इथेनोएट आयंस आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो वो आपके पास आपका दूसरा पर्सपेक्टिव आ गया। अच्छा, चैट में कुछ आया हुआ तो नहीं है? अगर हम सेकंड वाली फॉलो कर रहे हैं तो विल हैव टू शो द फर्स्ट वन टू। फर्स्ट वन शो थोड़ी करना है, ये शो थोड़ी करना है, ये थोड़ी शो करना है ये सब कुछ। ये तो मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बताया। अच्छा, some fertilizers contain calcium dihydrogen phosphate, and aqueous solution containing dihydrogen phosphate ions can act as a buffer solution। ठीक है जी, write two equations to show how this dihydrogen phosphate ion can act as a buffer। कैसे लिखते थे? किन किन चीजों के साथ रिएक्ट करूं? H प्लस और OH माइनस। तो मैं अगर इसको H प्लस के साथ रिएक्ट करूंगा तो क्या बनेगा? HPO3 माइनस नहीं बनेगा, ध्यान से सोचो। HPO3 माइनस कैसे बनेगा भाई? H3PO4 बनेगा, यस। सो इसमें एक H ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? H3 और PO4 हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। फिर आपने इसी तरह H2PO4 नेगेटिव लेना है और इसको OH नेगेटिव साथ रिएक्ट कर देना है। क्या क्या बनाऊंगा? एक तो पानी बन जाएगा, क्योंकि ये एक H प्लस दे देगा, इसको एक को पानी बना देगा। बाकी पीछे क्या रह जाएगा? बाकी पीछे आपके पास एक हाइड्रोजन कम हो गया तो HPO4, और ओवरऑल चार्ज इसका 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो है वो आपने एक H प्लस निकाल के इधर दे दिया, तो पीछे जो है वो फिर एक माइनस का चार्ज आपको बढ़ाना पड़ेगा। सो HPO4 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। The solubility of calcium phosphate is 1.14 into 10 to the power minus 7। The expression for the solubility product is shown। ये इसकी solubility product की expression है। Calculate the value of KSP for Ca3PO4 to include units। तो कैसे कर देते? KSP हो जाएगी आपकी जो भी कैल्शियम की है। देखो solubility दी है ना, तो यही solubility क्या हो जाएगी? कैल्शियम 3 टाइम्स है, सो देयरफॉर हम कर लेंगे 3 टाइम्स 1.14 इंटू 10 पावर माइनस 7 क्यूब। और इसके लिए क्या कर लेंगे? ये 2 टाइम्स है, सो इसको हम जो है वो 2 टाइम्स 1.14 इंटू 10 पावर माइनस 7 कर लेंगे स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करो, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। -33। -33 बिल्कुल सही है, -33 ही है आंसर। तो ये आ गया। इसको मैं लिख लेता हूँ 3 सिग्निफिकेंट। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट है ना। सो 2.079 इंटू 10 पावर माइनस 33 बता रहे हो तुम लोग। मैं इसको लिख लेता हूँ 2.08 इंटू 10 पावर माइनस 30। यूनिट्स क्या हो जाएंगे? इसके यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, मोल पर डीएम क्यूब क्यूब है, और फिर मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर्ड है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेसिकली मोल क्यूब्ड डीएम माइनस 9 इंटू मोल स्क्वायर्ड डीएम माइनस 6। सो दिस इज गोइंग टू बी मोल की पावर 5, और -9 -6 क्या हो जाएगा? -15 हो जाएगा। ठीक है, तो मोल की पावर 5 और डीएम की पावर -15 हो जाएगा। लेट्स राइट दिस डाउन, मोल की पावर 5 डीएम की पावर -15। अगर देखा जाए तो ये पेपर बहुत आसान है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि आपका पेपर भी बिल्कुल ऐसा ही है, आसानी है। इसका ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी देखा है मैंने, ऑर्गेनिक वाला पार्ट भी आसानी है इसका। अच्छा, सम सॉलिड सोडियम फॉस्फेट इज एडेड टू saturated solution of calcium phosphate। Predict the effect if any on the solubility of calcium phosphate। Explain your answer। Decreases due to the common ion effect, right? हम सबको पता है सोडियम की सारी सॉल्ट्स क्या होती है? सोल्यूबल होती है। All salts of sodium are very very soluble, so it will cause an excess of these phosphate ions. The equilibrium will shift towards the left hand side and calcium phosphate will be precipitated out. So we can write this down, that solubility decreases due to the common ion effect। Oops, effect। ठीक है, अगर किसी को याद नहीं तो ये लिख भी लेते हैं। क्या है? Ca3PO42 है, Ca3PO42। ये बेसिकली आपके पास ये होता है कि Ca2 प्लस बन रहे 3, और ये बन रहे 2PO4 2 माइनस।
2PO4 3 ठीक है, ये बन गए। अब देखो बेसिकली जब मैं सोडियम फॉस्फेट ऐड करूंगा, सोडियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, Na3PO4 हो जाएगा। ठीक है, व्हेन आई ऐड दिस, तो मुझे जो है वो 3Na+ और PO4- आयंस मिलेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी सोल्यूबल। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोल्यूबल होगा तो एकदम से इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से आपका इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट आउट करके इसको प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। एंड दैट इज व्हाट वी हैव रिटन, दिस इज बेसिकली द कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे। सर बट won't you make a suggestion when only weak acid is present in this one we also have NaOH? इसमें NaOH का है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन विद NaOH। ये वाले की बात कर रही हो? ये इतना पुराना कहाँ से आ गया इतना? इसमें क्या पूछ रही हो? बट won't you make a suggestion when only weak acid present in this bin? नो 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 नो, देखो देखो देखो, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है जीनत कि तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है इसके अंदर? नहीं, तो फिर क्या मतलब हुआ, ये ऊपर से अब डिस्कनेक्ट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग से तुम्हारे पास एक pH 4.51 का वीक एसिड पड़ा हुआ है। सही है बेटा। कुड यू एक्सप्लेन द कॉमन आयन इफेक्ट? बेटा अनस बेटा यही चीजें मैंने बोली कि बेटा इसको कर लो, जरा रिवाइज कर लो। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है कि सोडियम फॉस्फेट जब पानी में डिसॉल्व करेगा तो वो फॉस्फेट आयन रिलीज करेगा। सोडियम फॉस्फेट, सोडियम की तमाम सॉल्ट्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती हैं। तो बहुत ज्यादा फॉस्फेट जो है वो सोल्यूशन में रिलीज हो जाएगा, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऊपर वाली इक्वेशन में भी फॉस्फेट इंक्रीज कर देंगे, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर जाएगा, और तुम्हारी ये चीज जो है वो प्रेसिपिटेट आउट कर जाएगी। ठीक है, ये तुम्हारा कॉमन आयन इफेक्ट है। बाकी अगर और तुम्हें देखना हो तो फिर तो है वो तुम फिर लेक्चर की वीडियोस को जाके देख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ओ गॉड, एक सेकेंड। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक वाले पार्ट पे। Methyl benzene reacts readily with nitronium ions. Nitronium ions are generated by the reaction between concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid. Write an equation for the formation of the NO2 plus ion. So HNO3 reacts with H2SO4. क्या प्रोडक्ट्स थी? एक प्रोडक्ट तो हमारी नाइट्रोनियम आयन होगा NO2 प्लस, बाकी क्या होता था? HSO4 नेगेटिव। थैंक यू। सो वी विल गेट HSO4 नेगेटिव, एंड इसके अलावा जो है वो हमारे पास पानी का भी मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, ये वाली हमने स्टडी करी है। आपकी जो मार्क्स स्कीम है उसके अंदर एक और भी दी हुई है, लेकिन वो ऐसी दी हुई है, कुछ लोग किसी और तरीके से भी पढ़ा देते हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेना। अच्छा, कंप्लीट द मैकेनिज्म इन फिगर 6.1 for the nitration of methyl benzene to form 1-methyl 2-nitrobenzene। तो ये भी सबको आता ही है। ठीक है, you all already know that। so for example, अब देखो मुझे NO2 इधर कनेक्ट करवाना है, तो मैंने जो है वो इधर से निकाला और अपने इसको अटैक करवा दिया। सही है, जहां पे जिस कार्बन पे बॉन्ड करवाना है वहीं से एरो जो है वो क्या होगा, पास थ्रू करेगा। फिर क्या बनाएंगे हम? फिर हम बनाएंगे ये चीज, डिसरप्टेड पायरिंग दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे डिसरप्टेड पायरिंग में। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे NO2 आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड भी डिस्प्लेट दिखाएंगे, CH3 आ गया। और जो है वो हम इसको फिर अंदर ले लेंगे वापसी, और जो है वो रिलीज क्या होगा यहाँ पे, H+ रिलीज हो जाएगा, बेचारा जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बेचारे की जिंदगी में बस यही जिल्लत ही है, जो देखो बदमाशी करके उसको बाहर फेंक देता है H+ की तरह। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब क्या है हमारे पास? अब हमारे पास ये है कि फिनॉल कैन बी नाइट्रेटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये तो मिथाइल बेंजीन था। मिथाइल बेंजीन के लिए आपको वो बनाना पड़ता है, आपको ये कॉन्स्टेंट H2NO3 और H2SO4 इस्तेमाल करके आपको जो है वो ये बनाना पड़ता है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, लेकिन फिनॉल के लिए आपको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ भी आप कर दें, जैसे हमने पढ़ा था कोर्स में, तो वो हो जाता है रिएक्शन। So explain why the nitration of phenol occurs under milder conditions than the nitration of benzene. So what is the explanation? Delocalization of oxygen lone pair in pairing, making it more reactive so it attracts nucleophiles better. Very good, Zonera. P orbital from oxygen and it's delocalized into the benzene selector and density increases. Yes. तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे
the lone pairs on the oxygen in phenol delocalize in the benzene ring, increasing the electron density in it. That is why it is able to attract nucleophiles. न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रो, एक सेकेंड, ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल किसने बोला? न्यूक्लियोफाइल थोड़ी इलेक्ट्रोफाइल है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ना ये तो. सो दैट इज व्हाई इट इज एबल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रोफाइल्स मच मोर स्ट्रांगली. अच्छा जी, फिनॉल बिकम एक्टिव है, बिल्कुल सही है. और क्या है, द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन फिनॉल द ऑक्सीजन बिकम, नहीं बेटा ना, गलत चीज लिख रहे हो तुम, जो है वो उसके अंदर पहुंच गए, एसिडिटी ऑफ फिनॉल को एक्सप्लेन करने बैठ गए. ठीक है, वो गलत हो गया. यस बेटा. भाई 2 मार्क के लिए तुम अपनी पूरी चीज लिख के आओगे कि तुम्हें गारंटी हो तुम्हारे मार्क्स ना कटो. ठीक है, एग्जामिनर को बीवी ने धक्के मार के बाहर से निकाल दिया अपने उसके घर से, उस दिन वो पिट के आया हो बीवी से, और उसने सारा गुस्सा तुम्हारे पेपर पे निकाल दिया, तो फिर क्या करोगे? तो एग्जामिनर को मौका देने की जरूरत नहीं है. एग्जामिनर जो भाई उसने लाइनें ज्यादा दी हुई है लिखो, भाई जो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बात है जो तुमने पूरी लिखनी है वो आप लिखो. ठीक है. सर ऐसी बीवी क्यों होती है एग्जामिनर की? भाई बस होती है, हमने नहीं मौका देना उसको. अच्छा, दूसरी बात क्या जाती है, सही है, इसको कंटिन्यू करते हैं. A sample of 2-nitrophenol is reacted with sodium. Complete the reaction for the equation. क्या होगा भाई? ONA हो जाएगा, बिल्कुल सही है. So phenol will react with the sodium. तो आपके पास NO2 as it is रह जाएगा और यहाँ पे ONA रिलीज हो जाएगा. राइट. एंड और क्या रिलीज होता है इस रिएक्शन में? हाफ H2. ठीक है, you will get half H2. What kind of reaction is this? एसिड बेस नहीं है, तो रिडॉक्स है. थैंक यू. ठीक है, तो हमारे पास ये रिडॉक्स रिएक्शन है. कैसे देखते हैं? बहुत आसान है. यहाँ 0 की स्टेट में था, यहाँ +1 की स्टेट में चला गया. ठीक है. सो दिस इज द इजी वे टू लुक एट दिस. या ऐसे देख लो, यहाँ पे +1 में था, ये यहाँ 0 स्टेट में चला गया. अच्छा, 2-nitrophenol कैन अंडरगो डिफरेंट रिएक्शंस एज शोन इन फिगर 6.3. तो 2-nitrophenol के रिएक्शन दिखाए हुए. फर्स्ट रिएक्शन दिखाया हुआ है कि आपका जो नाइट्रो है वो एमीन बन गया, फिनाइल एमीन बन गया, नाइट्रोबेंजीन फिनाइल एमीन बन गया. तो क्या होते हैं रिएजेंट्स और कंडीशंस? टिन मेटल प्लस कॉन्सेंट्रेट HCl, और एक और चीज होती है प्लस हीट. ठीक है जी, हीट आपने लिख दी. ठीक है. वैसे तो हीट अंडर रिफ्लक्स होती है, लेकिन इधर जो है वो, ओ आग का निशान भेज दिया भाई इसने तो. हमारे पास इधर जो है वो हीट भी लिखा हुआ है, तो ओके है. ठीक है. वैसे हीट अंडर रिफ्लक्स होती है इसके अंदर. अच्छा, फिर क्या है? नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन 1. कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है? रिडक्शन है. वेरी गुड. सो व्हेन यू रिड्यूस अ नाइट्रो टू अ एमीन, यानी फिनाइल एमीन, दैट इज रिडक्शन. अच्छा, फिर क्या है? अच्छा, ये परिवर्तन का एक सवाल है, सॉरी वो बार बार ऊपर जाया जा रहा है. सर बट हाउ इज द NO2 प्लस क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस विदाउट H2SO4? बेटा ये ना एटम्स की दुनिया है. सही है. इट इज द दुनिया ऑफ एटम्स. व्हेन यू हैव सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, then what can spontaneously on its own happen बेटा, is that the HNO3, जो ये आपका HNO3 है, ठीक है जी, इसमें से, यानी ये जब आपके इसके करीब घूम रहा हो ना एक्टिवेटेड पाई रिंग के, तो ये इस तरीके से अट्रैक्ट हो सकता है कि इसमें से NO2 अलग होके यहाँ लग जाए और फिर वो सारा हो जाए. ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेसिकली एक मोल में 6.02 इंटू 10^23 पार्टिकल्स होते हैं. राइट. सो इसकी वजह से बहुत पॉसिबिलिटी होती है. कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकता है खुद ही रैंडमली डिसोसिएट कर रहे हो, कुछ जो है वो एक्टिवेटेड फायरिंग के पास करीब पहुंच के हो सकता है उनके अंदर से वो NO2 खींच के बाहर आ जाए. तो वो इस तरीके से है तुम्हारे पास जो इसकी एक्सप्लेनेशन है. ठीक है. सो व्हेन यू हैव देयर दिस मेनी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, देन दीज चांस बेस्ड थिंग्स, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो ये होती हैं काफी कॉमन व्हेन यू हैव सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अच्छा, रिएक्शन 2 is carried out at room temperature. Draw the structure of the organic product from reaction 2 in figure 6.3. ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या होगी इधर? लेट्स सी. हमारे पास जो है वो हमने ये बनाया, NO2 बनाया, और CH3COCl है. आई होप यू रिमेंबर कि यहाँ से Cl हटाएंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे,
और इसको जाके यहाँ पे जोड़ देंगे, है ना, बिल्कुल एस्टर बनेगा। सो लेट्स ड्रॉ दिस एस्टर। सो ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3, ये आपके पास क्या बन गया, आपके पास आपका ये बन गया। किसी ने अगर स्केलेटल बनाना है तो स्केलेटल वो बना देगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से जो रेड में बनाया ना वो बस रेड वाला पार्ट बना देंगे। मैंने अभी इसमें ये कंडेंस डिस्प्लेड वाला बना दिया क्योंकि इधर कोई हमें बताया हुआ नहीं है क्या बनाना है। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ है, नेम द मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन टू, व्हाट इज द मैकेनिज्म, एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है, थैंक यू। सो दिस इज एडिशन एलिमिनेशन। जब भी एसाइल क्लोराइड्स रिएक्ट करते हैं तो वाले मैकेनिज्म का नाम क्या होता है, एडिशन एलिमिनेशन होता है, ठीक है। अब क्या है, द NO2 group in 2-nitrophenol is electron withdrawing, suggest the relative acidities of ethanol, 2-nitrophenol, phenol and water। बेटा कॉन्डेंसेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, मैकेनिज्म नहीं है, सही है बेटा अनस, मैकेनिज्म लिखने को बोला है इन्होंने। मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, 2-नाइट्रोफिनॉल होगा मोस्ट एसिडिक, 2-नाइट्रोफिनॉल। फिर फिनॉल होगा, फिर कौन होगा, देन वाटर, देन अल्कोहल। अच्छा, इधर मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, मुझे भी इसमें कंफ्यूजन हुई थी तो मैंने इसका सर्च किया था, तो मैं आपको इसका रीजन बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होगी कि ये क्यों लिखा हुआ है एग्जैक्टली 2-नाइट्रोफिनॉल क्यों है उससे ज्यादा, तो वी विल डिस्कस दैट रीजन। बहरहाल, जो बाकी चीजें वो तो हमने पढ़ी नहीं है ना। क्या आपको पता है फिनॉल पानी से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, बिकॉज ऑक्सीजन की, यानी जो OH बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके पास क्या हो गया, बेसिकली अगर हम फिनॉल वाली बात को याद रखें, फिनॉल वाले में क्या होता है, फिनॉल वाले में ये होता है कि आपकी जो OH बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जो है वो आपके पास खिंच के यहाँ आ जाती है, तो ये वीकर हो जाता है, ये वीकर हो जाता है एंड देयरफॉर इट इज इजियर टू लूज एन H+। बट अगर मैं फॉर एग्जांपल अल्कोहल की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं CH3CH2OH की बात करूं, इथेनॉल की, सो अच्छा अल्कोहल नहीं लिखना था, इथेनॉल लिखना था, इथेनॉल। सो जो है वो क्या होता है इस केस में, हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश होती है, तो वो OH क्या हो जाता है, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड देन डिफिकल्ट टू ब्रेक, right? Actually, now the only thing that we have unexplained, that is the 2-nitrophenol. So let's understand the 2-nitrophenol वाला mechanism। बेसिकली क्या होता है आपके पास जो ये NO2 वाला ग्रुप होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ठीक है। सो बेसिकली बेंजीन और ये मिलके क्या करते हैं, ये दोनों मिलके फिर इस OH से खींचते हैं, तो उसकी वजह से ये OH ज्यादा वीक हो जाता है एंड देयरफॉर इट इज इजियर टू ब्रेक एंड इजियर टू रिलीज एन H+। सही है। तो हमारे पास जो इधर रीजन है वो ये है कि NO2 क्यों, वो नाइट्रोफिनॉल वाला क्यों फिनॉल से स्ट्रॉन्गर है, बिकॉज द नाइट्रो इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज वाई। लेट्स राइट दिस डाउन कि भाई हमारे पास जो है वो आ, इसको हम पहले इथेनॉल से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, ताकि फिर फिनोल और नाइट्रोफिनॉल तक पहुंचे तो फिर हम सही बात लिखते हैं, ठीक है। इथेनॉल से क्या एक्सप्लेन करेंगे, हम करेंगे इन इथेनॉल द अल्काइल ग्रुप्स पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बता रहा हूं बेटा दोबारा से एक सेकेंड, पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स द OH bond making it stronger and difficult to release H+। In phenol, the benzene ring withdraws electron density from the OH bond, and in 2-nitrophenol, both nitro and benzene group withdraw electron density
form OH bond, making it weaker and easier to release H plus। ठीक है फजर बेटा, समझ में आ गया। नाइट्रो वाला बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन विद्रोइंग ग्रुप है। जैसे बेंजीन OH बॉन्ड से खींच को इसको वीकर कर देता है, इसी तरह नाइट्रो भी तुम्हारे पास मिल के जो है वो बेंजीन की हेल्प करके तुम्हारी मजीद जो है वो खींच लेगा वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनॉल OH वाले उससे। ठीक है। दूसरा तुम लोगों के पास क्या तरीका था, दूसरा जो तरीका था वो ये था कि तुम ये बता दो कि एक दफा ये फिनॉक्साइड बन गया तो स्टेबल कर दिया जाता है। जैसे इन द केस ऑफ इथेनॉल, अगर वो फॉर एग्जांपल इथॉक्साइड बन जाए तो वो स्टेबल नहीं होगा, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कॉन्संट्रेट कर देगा। बट फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, वो जो फिनॉक्साइड बन रहा होगा वो नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डिलोकलाइज कर सकता है और उसको स्टेबलाइज कर सकता है। तो वो दूसरा वाला पर्सपेक्टिव जो था, जो हमने सीखा था, वो भी लिखोगे तो वो भी यहाँ पे करेक्ट है। टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यस। देखो सबसे पहली बात, परिवर्तन बेंजोइक एसिड के अंदर तो पहले ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो वो ऑब्वियसली पहले ही ज्यादा वो होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन जो तुम पूछना चाह रहे हो वो बात समझ गया हूं मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे चलूं, इसमें कोई प्रॉब्लम? अच्छा मुझे ये बताओ, 9:45 तक लूं क्लास या 10 बजे तक लूं? योर कॉल। जो कि हमने अल्लाह का शुक्र आज कर ली है काफी ज्यादा अच्छी खासी पढ़ाई। 45? अच्छा एक काम करते हैं ना, आपकी ना मेरी 9:50 तक ले लेते हैं क्लास। ठीक है, लेट्स ट्राई टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन टिल 9:50। सही है, फिर हम बस क्लास खत्म कर देंगे, बाकी फिर हम ये सवाल क्वेश्चन जो बाकी फिर ये पेपर कल करेंगे। अच्छा, अब क्या आ जाओ, अब क्या लिखा हुआ है? अब लिखा हुआ है सल्मा ब्यूटामॉल, सल्मा नहीं है, सैल ब्यूटामॉल है। ठीक है, बस मैं इसको सलमा ही बोल रहा हूँ। ठीक है, सल्मा ब्यूटामॉल इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट कंटेन्स अ फिनॉल फंक्शनल ग्रुप। तो आपके पास इसके अंदर जो है वो एक फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है जी। नेम एंड क्लासिफाई द थ्री अदर फंक्शनल ग्रुप्स, और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं सल्मा ब्यूटानॉल में? अल्कोहल, अल्कोहल एंड एमीन, बट wouldn't it be better that you specify primary alcohol, secondary alcohol and then secondary amine, है ना? ये ज्यादा बेटर होगा। आप हमेशा से अपनी कोशिश यही रखो बेटा कि आप जो है वो इसको इसी तरीके से जो है वो मेंशन करो कि भाई जो आपका प्राइमरी है, जो सेकेंडरी, और उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैं जो हूँ वो इधर लिख देता हूँ अल्कोहल। पहला अल्कोहल मेरा प्राइमरी हो गया, तो ये मैंने प्राइमरी ले लिया। और जो है वो फिर मेरे पास एक और अल्कोहल है, ये वाला मेरा सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। ठीक है जी, तो मैंने इसको सेकेंडरी बोल दिया। और फिर जो है वो मेरे पास एक एमीन ग्रुप है, एमीन ग्रुप भी मेरा सेकेंडरी है। सबको समझ में आ रहा है ना एमीन सेकेंडरी कैसे है? सही है। सल्मा ब्यूटामॉल reacts with Br2 to form the organic product X, draw the structure of X। हाँ जी, क्या करूंगा मैं सल्मा ब्यूटामॉल में? 246 पे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, वो कहाँ गया यार, इसने मेरी वो उड़ा दी। वाओ, जूम हैज रिमूव्ड माय स्टाइलस कंट्रोल्स। अरे यार ये क्या बकवास है यार, मुझे बनाना पड़ेगा ये सल्मा ब्यूटामॉल पूरा। हेलो भाई, ख्वारी बच्चों के लिए होनी चाहिए, ये पढ़ाने वाले के लिए इतनी ख्वारी क्यों रखी है इन लोगों ने, है? OH, फिर क्या है, NH, और ये पिच फॉर्क बना हुआ है। अच्छा जी, सो बेसिकली क्या होगा देखो, अगर मैं इसको बोलूं कार्बन नंबर 1, ठीक है जी, सो कार्बन नंबर 2 ये होगा, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन। कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 ऑलरेडी टोकन टेकन है, तो वहां पे ब्रोमीन नहीं जा सकता। 5 पे भी नहीं जाएगा, और 6 भी ऑलरेडी टेकन है, तो वहां पे भी ये नहीं जाएगा। ठीक है। सेकेंडरी एमीन ये ऐसे है क्योंकि देखो नाइट्रोजन की दो साइड पे बॉन्डेड है। ठीक है, इट्स बॉन्डेड टू टू थिंग्स, सो देयरफॉर इट्स अ सेकेंडरी एमीन। फिर क्या लिखा हुआ है, सल्मा ब्यूटामॉल रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ SOCl2 टू फॉर्म ऑर्गेनिक प्रोडक्ट Y। द मोलेक्युलर फॉर्मूला ऑफ Y इज दिस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ Y। हाँ जी, क्या होगा सल्मा ब्यूटामॉल को? यस, वेरी गुड। ठीक है जी, तो जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ये पेपर मॉक में दे दूं?
Cl जो है वो रिप्लेस कर देगा बिल्कुल। तो हमारा जो SOCl2 था उसका काम क्या था, उसका काम ये था कि जहां जहां आपके पास OH वाले ग्रुप्स होते हैं वहां वहां ये क्या कर देता है, उनको रिप्लेस कर देता है वाया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो ये मैंने बनाया। फिनॉल को नहीं छेड़ेंगे, फिनॉल इज एन अनरिएक्टिव ग्रुप। ठीक है, तो उसको नहीं छेड़ेंगे हम। बाकी जो है वो हम सारे OH वाले ग्रुप्स को छेड़खानी करके हटा के उनको चेंज कर देंगे। सही है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आफ्टर वी गेट डन विद दिस पेपर कैन यू सेंड इन द ग्रुप? यस बेटा, मैंने कल भी सेंड कर दिया था, मैं आज भी सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो लेट्स जो है वो कंटिन्यू ऑनवर्ड विद दिस। अच्छा, हमने क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करना था। क्या लिखा हुआ है? टू अमाइनो ब्यूटेन exists as a mixture of two enantiomers. Define enantiomers. Enantiomers की definition क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है कि भाई they rotate, enantiomers are optical isomers that rotate plane polarized light, that rotate plane polarized light equally in opposite directions. ठीक है, वैसे जो है वो पहले ये भी हुआ करता था कि कोई बच्चा नॉन सुपर क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस लिख दे तो वो भी अलाउ होता था। बाकी ऑप्टिकल आइसोमर्स भी अगर कोई लिखता था वो भी, लेकिन ये इस साल की थोड़ी सी मार्क्स स्कीम में ये डिफरेंट है। उन्होंने बोल दिया कि भाई ये रोटेट प्लेन पोलराइज वाला ही इन्होंने पॉइंट लिखा हुआ है, अगर इस पे मार्क्स देने हैं। तो ये फिर इसको देख लीजिएगा, अगर आपके पेपर में आए तो इन एंटीओमर्स को फिर इसी तरह लिखिएगा। एक्सप्लेन व्हाई aqueous solution of 2-amino-butane has a pH greater than 7. Include an equation in your answer. हाँ जी, तो क्यों है greater than 7? Because they accept OH minus readily. Daniel Chamath Khan है H plus. Yes. So yes, he is correct that they accept H plus. ठीक है जी. So basically आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि the nitrogen uses its lone pair to accept H plus. यानी बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज बिहेविंग एज अ बेस एंड बिहेविंग एज अ बेस। और हम सबको पता है बेसिस की जो है वो पीएच क्या होती है, वो जो है वो आपकी ग्रेटर देन 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिख दिया। बाकी हमने इसकी इक्वेशन लिख दी है। टू अमाइनो ब्यूटेन, अच्छा टू अमाइनो ब्यूटेन क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी सी 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 सी। टू पे अमाइनो है यानी टू पे हमने एमीन ग्रुप बना दिया, और 1 2 3 4 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 ये, और 1 2 3 4 ये, और 1 2 3 4 ये। तो ये इसका जो है वो हो गया। अब मैं इसको जो है जरा कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 देन CH, and then I can show an NH2 branch, and then CH2 CH3 is reacting with your किसी भी अगर आपने एसिड के साथ करना है तो एसिड के साथ करके दिखा दो, या वरना सिर्फ H प्लस के साथ रिएक्ट करके दिखा दो तो वो भी सही है। तो आप जो है वो H प्लस के साथ भी इसको रिएक्ट करके दिखा सकते हो। ठीक है जी, हम इसको जरा ऐसा दिखा देते हैं कि हम इसको जब पानी में डालते हैं ना, क्योंकि एक्विस सॉल्यूशन बोला हुआ है, तो एक्विस सॉल्यूशन में हम इसको ऐसे दिखा दें कि जब पानी में डालते हैं तो ये पानी का H प्लस ले लेता है। क्या बन जाएगा, CH3 CH, NH2 बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, और CH2 CH3, और बाकी आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास OH माइनस बन जाएगा। ठीक है, एक्विस सॉल्यूशन बोला हुआ है तो देयरफॉर वाटर ले लिया, और बाकी ये है कि जो आपका जो ये OH माइनस प्रोड्यूस हुए हैं ना, इनकी वजह से आपकी पीएच जो है वो क्या हो रही है, लेस देन 7 जा रही है एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली हमारे पास ये है कि जो ये OH माइनस प्रोड्यूस करने हो रहे हैं ये आपकी पीएच को ग्रेटर देन 7 करवा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, a 0.1 mole per dm cube solution of diethylamine has a higher pH than a 0.1 solution of 2-amino-butane. What is the reason? Why does the diethyl have a greater pH? अब्दुलरहमान बेटा पानी के साथ ही लिखना है, क्योंकि लिखा हुआ है एक्विस सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो पीएच ग्रेटर देन 7 क्यों है। तुम्हें ये दिखाना है कि वो पानी का H प्लस लेके उसको OH माइनस बना रहा है। ठीक है, यू हैव टू शो इट लाइक दैट। मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ऑफ द अल्काइल ग्रुप, ठीक है जी, बिकॉज द अल्काइल। ठीक है, तो बेसिकली रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ पे डाई इथाइल है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास बेसिकली हमने ये बनाया ना, इसमें देखो इस NH2 के साथ क्या लगा हुआ है, सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है ना। सो देयरफॉर
लिमिटेड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा या लिमिटेड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुशिंग होगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप पुश कर रहा है, वेरएज डाई इथाइल में दोनों तरफ से अल्काइल डेंसिटी या अल्काइल अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये NH होगा और इसकी इस साइड में भी CH2CH3 होगा और इसकी इस साइड में भी CH2CH3 होगा, right? And both of the alkyl groups will be pushing their electron density towards the your nitrogen, making its lone pair more available and therefore easier to bond to an H plus। ठीक है, तो हम जो है वो ये बात यहाँ पे लिख देते हैं कि डाइइथाइल एमीन has more alkyl groups pushing their electron density towards the nitrogen than 2-aminobutane, than 2-aminobutane, making the lone pair more available and easier to accept an H plus। ठीक है, फिर हमें क्या बोला हुआ है, हमें ये बोला हुआ है कि ये जो हमारा डाइइथाइल एमीन है, it reacts with ethanoic acid। they are asking you to complete a equation for this reaction, so it's very easy। क्या करेंगे, CH3 CH2 NH क्या कर लेगा, एक H प्लस गेन कर लेगा, सो NH2 पॉजिटिव बन जाएगा ये, और बाकी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा, CH3 COO नेगेटिव बन जाएगा। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर क्या बोला हुआ है, the diethyl amine reacts with ethanoyl chloride, so an additional elimination reaction will take place and an amide will be produced। so हम जो है वो अब यहाँ पे क्या दिखा देंगे, हम यहाँ पे दिखा देंगे कि हमारा एमाइड प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, एमाइड का लिखेंगे कैसे, उसको करने के लिए मैं थोड़ा सा पहले अलग से साइड में कर रहा हूँ इसको। तो CH3CH2 क्या होगा, NH, एंड देन CH2CH3 होगा, एंड दिस इज बॉन्डिंग विद योर CH3COCl, तो CH3COCl, राइट। होता क्या है हमारे पास, होता ये है कि यहाँ से Cl रिमूव होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, और जो है वो आपके पास, आप यहाँ पे इसके साथ जाके क्या कर जाओगे, बॉन्ड कर जाओगे। ठीक है, सो हाउ कैन आई राइट दिस डाउन, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं यहां से शुरू करूं CH3 से, तो CH3CON इतना लिख लेता हूं पहले, CH3CON ये लिख लिया मैंने। फिर क्या है, मैंने यहां से इसको कंटिन्यू करके यहां ले जाता हूं, CH2CH3 लिख देता हूं। ठीक है जी, तो ये मैं जो हूं वो CH2CH3 लिख दूंगा, और इस चीज को मैं एज अ ब्रांच ट्रीट कर लूंगा। सो ये मैंने एज अ ब्रांच ट्रीट कर ली, तो ये CH2CH3 बन गया मेरा इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप एक और तरीके से लिख सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों बेसिकली ब्रांचेस हैं। सो अनदर वे टू राइट दिस कुड बी कि आप इसको ऐसे लिख लो कि दैट दिस इज CH2CH3 ट्वाइस, राइट। नाइट्रोजन विद दो तरफ ब्रांचेस है, दोनों सेम ही है, तो आपने इसको ट्वाइस करके ऐसे लिख लिया, और बाकी आपके पास क्या प्रोड्यूस हो गया, आपके पास जो है वो HCl प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके, C2H10, sir, can we write like this? C2H10, you're saying as the that thing, क्या कहते हैं, हाँ थैंक यू ये बताने के लिए, ये रह गया था, थैंक यू। और दूसरा तुम लोग कह रहे हो मोलेक्युलर फॉर्मूला। अच्छा, मोलेक्युलर फॉर्मूला यहाँ पे मार्क्स स्कीम में नहीं दिया हुआ, बट आई एम प्रिज्यूमिंग कि वो अलाउड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ नहीं है कुछ, तो आई थिंक यू कैन। लेकिन देखो, एक देखो तुम्हारे पास ना हमेशा एक क्यू होगी। देखो, अगर उनको तुमसे मोलेक्युलर फॉर्मूला ही लिखवाना होता तो तुम्हें खुद भी यहाँ पे मोलेक्युलर फॉर्मूला में देते ना, उन्होंने तुम्हें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली वो तुमसे फिर यही एक्सपेक्ट करेंगे जैन कि भाई बेटा तुम भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में दो, तुम मोलेक्युलर फॉर्मूला में ना दो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, मैं एग्जामिनर नहीं हूँ, तो क्या पता वो जो है वो उसको कंसिडर कर ले उस पॉइंट पे, और हो सकता है कि वो कंसिडर ना करे, लेकिन ऑलमोस्ट प्रॉब्ली ये होगा वो कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि उसने खुद आपको स्ट्रक्चरल दिए में इधर। अच्छा, फिर क्या बोला हुआ है, टेबल 7.1 शोज मोनोमर्स दैट कैन अंडरगो पॉलीमराइजेशन। पहला वाला मोनोमर कौन सी टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन को अंडरगो करेगा, एडिशन करेगा। इज सफा करेक्ट?
एडिशन करेगा, बिल्कुल एडिशन करेगा। कैसे पता चल रहा है एडिशन करेगा? आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड छुपा के दिया हुआ है, आपको इसको खोलना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू सी कि ये CH2 है, फिर आपके पास एक C है, उसके ऊपर CH3 है, एंड देन COOH है। अब एक दो, इसके दो बॉन्ड है और इसके भी दो बॉन्ड है, तो लाजिमन इन दोनों के बीच में क्या आ रहा होगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा होगा। सो देयरफॉर इट मस्ट बी गोइंग एडिशन पॉलीमराइजेशन। और बाकी दो क्या होंगे? बाकी दोनों के दोनों आपके कॉन्डेंसेशन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप और एसाइल क्लोराइड ग्रुप है, सो इट्स गोइंग टू बी कॉन्डेंसेशन। और इसमें भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एमीन ग्रुप्स हैं जो कि एमाइड लिंकेज बना देंगे। सो ये भी क्या हो गया? आपका कॉन्डेंसेशन हो गया। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? इथन डायोइक एसिड कैन रिएक्ट विद प्रोपन 1,3 डाइएमीन टू फॉर्म पॉलीमर W. Draw a section of polymer W showing only one repeat unit. The new functional group formed should be displayed. तो हमने फंक्शनल ग्रुप क्या करना है? डिस्प्ले ड्रॉ करना है। इसकी टेक्निक क्या होती है? आपने क्या कर लिया? आपने ये चीज पहले बना ली। देखो, मैंने COOH ये बना लिया और COOH ये बना लिया। ठीक है, ये एक तरफ बना लिया। दूसरी तरफ में क्या बना लूंगा? दूसरी तरफ में ये बना लूंगा। ये क्या है भाई? ये है NH2, फिर CH2, CH2, CH2 एंड देन NH2। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब मुझे बस अपनी जो मुझे लिंकेज बनानी होती है, एमाइड लिंकेज, वो बना सकता हूं। सो मैं यहाँ से OH हटाऊंगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के दूसरे वाले हाइड्रोजन को यहाँ नीचे लेके जा रहा हूँ, इन दोनों को यूं मिलाऊंगा। ये मेरा क्या हो गया? मेरी जो एमाइड लिंकेज थी वो मैंने डिस्प्लेड दिखा दी इधर। बाकी मैं क्या कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ एमाइड लिंकेज बन रही है, तो जाहिर बात है ये COH तो नहीं होगा, ये भी एमाइड लिंकेज में टेक पार्ट कर रहा होगा। तो मैं इसको यूं बना देता हूँ और मैं इसको भी यहाँ से ये हटा के इसको भी एमाइड लिंकेज का पार्ट बना देता हूँ, यानी सिर्फ NH कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया? ये मेरी पॉलीमर चेन बन गई। फिर क्या लिखा हुआ है? पॉली अल्कीन्स बायोडिग्रेड वेरी स्लोली। एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट। वेरी गुड। और क्या हो सकता है? कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, सही है। और इनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड्स होती हैं। वेरी गुड। तो इसको एक्सप्लेन करने के आपके पास ये तीन पहलू होते हैं। क्या पहलू होता है? आप ये लिख सकते हो, दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट। नंबर टू, आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि दे आर डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज। या फिर आप क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो कि C बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। अच्छा, और मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ज्यादा अच्छा जो पॉइंटर है ना, वो ये वाले हैं। डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज यानी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती इसकी, और ये नॉन पोलर बॉन्ड में। ठीक है, ये ज्यादा अच्छे हैं। ये मतलब मैंने जो पिछली मार्क स्कीम्स देखी हैं उसमें ये दो लिखे हुए होते हैं, ये वाला तो इस दफा की मार्क स्कीम का है। तो नॉन पोलर या डिफिकल्ट टू हाइड्रोलाइज वाली पॉइंटर ही लिख के आओगे तो ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि वो आई एम श्योर कि वो हमेशा ही होगा मार्क स्कीम में। नॉन पोलर वाला तो हमेशा ही होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर वाले पे ज्यादा फोकस करो। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? कंपाउंड A is analyzed by carbon 13 NMR and proton 1H NMR spectroscopy. State the reference substance and a solvent that can be used in the NMR spectroscopy. So what's the reference substance? TMS, टेट्रामीथाइल साइलेन। TMS इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल सॉल्वेंट जो है वो हमारा CdCl3 होता है। परफेक्ट। अब क्या लिखा हुआ है? Predict the number of peaks in the carbon 13 NMR spectrum. So can you predict the number of peaks? Murphy is saying 6, जैद 5 बोल रहे हैं, आयशा 6, सफा 6, हर कृष्ण 5, दानियाल कह रहे हैं आई थिंक 6, अनस 4 गिन रहे हैं। अनस आंखें सही करवाओ अपनी, शाबाश। फातिमा भी 5 बोल रही हैं, फजर और जैन 6 बोल रहे हैं, सही है। अच्छा, लेट्स सी। सो क्या टेक्निक थी? सबसे पहले तो आपने ये देखना है कौन कौन सी कार्बन की इन्वायरमेंट्स है ना? तो हाँ, तुम भी अपनी आंखें सही करवाओ। ये एक कार्बन की इन्वायरमेंट है, ये एक कार्बन की इन्वायरमेंट है, ये है, ये है, ये है और ये है। राइट, ये 6 कार्बन की इन्वायरमेंट है। अब मैं क्या कर लूंगा? मैं इनका पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब जो ये होने चाहिए वो लिख लेता हूं। तो ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, 1 2 3 ये CH होगा,
एक दो तीन चार ये सी होगा, एक दो तीन चार ये सी होगा, ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। राइट नाउ कैसे गिनेंगे देखो। सबसे पहले मैंने इसको अलग गिन लिया क्योंकि ये पहली इन्वायरमेंट है, ऑब्वियसली मैंने इससे पहले कोई इन्वायरमेंट गिनी नहीं, तो ये अलग हो गई। CH2 वाली, क्या CH2 CH3 जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, CH2 और CH3 का फॉर्मूला अलग है, तो वो अलग हो गया। फिर C डबल बॉन्डो आ गया, क्या मैंने ऐसी इन्वायरमेंट कभी पहले गिनी है? मैं कहूंगा नहीं भाई मैंने नहीं गिनी, तो देयरफॉर ये 3 हो गई। फिर ये वाला C डबल बॉन्डो इस C डबल बॉन्डो की तरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल इस C डबल बॉन्डो का नेबर CH2 है, लेकिन इस C डबल बॉन्डो का नेबर O है। तो दीज आर टू डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, एक कार्बोनाइल ग्रुप है, एक एस्टर ग्रुप है। सो ये वाली एनवायरनमेंट भी क्या हो गई आपकी? डिफरेंट हो गई। 1 2 3 4 हो गया ये। फिर ये CH, हमने इससे पहले कोई CH वाली एनवायरनमेंट नहीं गिनी, तो ये एनवायरनमेंट नंबर 5 हो गई। और फिर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास एक कार्बन पे दो ब्रांचेस हों, तो वो ब्रांचेस क्या होंगी? अगर सिमिलर है तो वो एक ही इन्वायरमेंट है। सो सिंस these CH3 are the branch on this same CH, so therefore they will be taken as one environment. These both will be in your environment number 6. So your total environments are 6. ठीक है, क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, अब आ जाते हैं आगे। अब क्या लिखा हुआ है? द प्रोटॉन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए शोज पीक्स इन 4 डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट्स। कंप्लीट टेबल 8.1 फॉर द प्रोट 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ ए। तो हमें ए का 1H NMR स्पेक्ट्रम बनाना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं वो इसको पहले हटा के साइड में कर रहा हूँ 2 मिनट, और मैं जरा जो हूं ना वो ये स्ट्रक्चर उठा लाऊं। मुझे जो है वो इसका AI सिलेक्ट चाहिए, ये ड्रॉ करूंगा मैं कॉपी। ठीक है जी, ये उठा के हम वापस इधर लगा लेते हैं। सही है। और आई डोंट नो इफ दिस विल वर्क और नॉट, होपफुली इट डज, यस परफेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं, इसका 1H NMR स्पेक्ट्रा देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो 1H NMR स्पेक्ट्रा देखने के लिए आपको पहले ये देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ हाइड्रोजन मौजूद है। तो आपने सबसे पहले देख लिया, ये CH3 हो गया, ये भी CH3 हो गया, ये 1 2 3 ये CH था, ये 1 2 3 4 ये C हो गया, ये C हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH3 हो गया। तो इन टोटल आपको कितनी हाइड्रोजन की एनवायरनमेंट्स दिख रही हैं? आपको दिख रही हैं ये 3 हो गई, और ये 2 हो गई, ये 5 हो गई। और ऑब्वियसली हम ऑलरेडी ऊपर गिन चुके हैं कि ये दोनों सेम होंगी ये वाली ब्रांचेस, तो हाइड्रोजन एनएमआर में भी वही चीज एग्जिस्ट करती है। तो मैं अब इसको काउंट कर लेता हूँ, मैं यानी इसको लिख लेता हूँ कि अब कौन सी होंगी। अच्छा, मैं इसको लेबल भी इधर से ही कर दूंगा ताकि फिर हमें आसानी हो समझने में। सो लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 5 नहीं है 4 है बेटा। देखो, ये एक हो गई, ये एक हो गई, दो, फिर ये तीसरी और ये चौथी। ठीक है, वो तो बोल रहा था तो इसलिए, तो वो हो गया, वो 4 ही है। मतलब आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि ये 5 जगह हैं जहां जहां हाइड्रोजन है। अच्छा, ये आ गई। अब सबसे पहली बात क्या आ जाती है, मैं जो हूं अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास सबसे पहले ये देखो, मुझे एक हिंट दी हुई है 6 वाली। There is one environment that has got 6 hydrogens. So if you look at it very closely, it's going to be this one. बेटा अल्फा, अब ये हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रा है। ठीक है, इट इज एन एच एनएमआर स्पेक्ट्रा। HNMR में क्या देखोगे, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है? राइट, जो तुम्हारी कार्बन एनवायरनमेंट C डबल बॉन्डो वाली थी, अब वो थोड़ी गिनोगी तुम, बिकॉज उनमें तो हाइड्रोजन नहीं है ना बेटा? सही है जी। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक एनवायरनमेंट ऐसी है जहां पे 6 हाइड्रोजन है मेरे पास। सो देयर फॉर आई थिंक यू ऑल वुड बी एबल टू सी कि ये इसकी बात हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे 3 + 3 6 हो रही है, और कहीं 6 नहीं हो सकती। किसी और हाइड्रोजन एनवायरनमेंट में 6 हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं होंगे। सो देयर फॉर दिस इज गोइंग टू बी द वन। सो ये इन दोनों को मैं बोल देता हूँ कि ये दोनों मेरी इन्वायरमेंट नंबर 2 है। दिस इज द वन दैट इज बीइंग रेफरेंस्ड एज एनवायरनमेंट नंबर 2 इन ओवर देयर। ठीक है, बाकी चेक कर लेते हैं, 1.50 नहीं तो चेक कर लेते हैं। देखो अल्कीन, अल्काइल की होगी ना ये, अल्काइल की देख लेते हैं। अल्काइल की क्या होनी चाहिए? अल्काइल की, अल्केन की 0.9 to 1.7, बिल्कुल उसी रेंज में ही पड़ रहा है। हमारे पास 1.5 पड़ रहा है, तो वो भी कंफर्म हो गया। स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा होगा इसका? क्वाड नहीं होगा, डबलेट होगा। ठीक है, इसका नेबर कौन है? इसका नेबर ये है। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन है। सो वन हाइड्रोजन विल कॉज अ स्प्लिटिंग ऑफ डबलेट।
और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन दैट इज 1। ठीक है जी, एक ही हाइड्रोजन है हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे, जिसकी वजह से हमारी डबलेट क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। अच्छा, अब आ जाती हैं इस 2.85 पे। फॉर एग्जांपल 2.85 का होना चाहिए, देख लेते हैं। 2.85 इस रीजन में होगा जहां पे, अच्छा ये तो अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एरोमेटिक रिंग हो गई, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा अल्काइल नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, सो आई विल नाउ सी अल्काइल नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड कौन सा है। ये है अल्काइल नेक्स्ट टू सी डबल, नहीं ये नहीं है, ये है, ये है अल्काइल नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड, राइट। सो लेट्स सी कि अगर मैं इसको लेके चलूं तो इफ आई से, अच्छा इफ दिस इज द अल्काइल नेक्स्ट टू सी डबल बॉन्ड, लेट्स से दिस इज 3, सो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, क्वार्टेट होगा, क्वाड्रुप्लेट होगा, क्वार्टेट, क्वार्टेट तो नहीं, हाँ क्वार्टेट भी सही है, क्वाड्रुप्लेट भी सही है। सो इट विल बी क्वाड्रुप्लेट या क्वार्टेट, बोथ वर्ड्स आर एक्सेप्टेड। और एडजेसेंट वाले पे कितने हाइड्रोजन है, 3 है, ऑब्वियसली क्वाड्रुप्लेट हो रही तो 3 होंगे क्योंकि 3+1 हुआ है। ठीक है, और ये अगर किसी को समझ नहीं आया तो भाई देखो, इसके एडजेसेंट देखा आपने, इसके एडजेसेंट में 3 है, तो 3 कितनी स्प्लिटिंग कॉज करवा देंगे, 3 जो है वो 3+1 की स्प्लिटिंग कॉज करवा देंगे। और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑब्वियसली 2 है इसके अंदर, तो वो भी हमने कर लिया। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा डन। अब जो है वो 3.75 वाली को देख लेते हैं। 3.75 वाली इस रीजन में होगी, क्या है, अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। सो अल्काइल नेक्स्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ये वाला होगा, this CH, because this is exactly next to the oxygen, so this is going to be the one। इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगी, मल्टीप्लेट होगी, वेरी गुड हर कृष्ण। मल्टीप्लेट क्यों होगी, मल्टीप्लेट इसलिए होगी बिकॉज इसके दो नेबर हैं, दोनों पे 3 3 है, सो 3+3 6, 6+1 7 की स्प्लिटिंग होगी बेसिकली इसके अंदर, है ना। बेसिकली द स्प्लिटिंग दैट इज बीइंग कॉज्ड इट इज 7, और 7 के लिए हमारे पास कोई लफ्ज नहीं है, तो हम इसको मल्टीप्लेट लिख देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और एडजेसेंट कार्बन इज 6। ठीक है जी, और कितने हाइड्रोजन इसके अंदर, इसके अंदर खुद के अंदर एक हाइड्रोजन है। ठीक है जी, तो ये हमने जो है वो इसको यहाँ पे लिख लिया। अब फाइनली 1.10 वाली कौन सी होगी, 1.10 वाली ये होगी, CH3 वाली। ठीक है, तो इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, ट्रिपलेट होगा, यस बिल्कुल ट्रिपलेट होगा, क्योंकि जो है वो इसका जो एडजेसेंट CH2 है उसके ऊपर सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, तो ट्रिपलेट हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन एडजेसेंट कार्बन दैट विल बी 2, एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन दिस एनवायरनमेंट इज गोइंग टू बी 3। इसमें 3 है और इसके एडजेसेंट वाले पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये बहुत सारे फ्री के मार्क्स भी थे इसमें, डबलेट का पूछा था और सब चीजों का पूछा हुआ है, तो उसके भी आपको, बाकी उसके नंबर ऑफ एडजेसेंट कार्बन का भी पूछा हुआ है, तो वो सारी चीजें होगी। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन, ओके जी। अब आ जाते हैं आगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस जो है वो पेपर। तो क्या लिखा हुआ है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ द अमाइनो एसिड सीरीन एंड लाइजीन आर शोन इन फिगर 9.1। मेरे पास ये सीरीन है और ये लाइजीन है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द डाइपेप्टाइड सरलाइस with with molecular formula this the peptide functional group should be formed displayed, okay no problem। सरलाइस बोला हुआ है तो पहले मैं सर बनाऊंगा, तो सर बना दिया मैंने पहले, NH2 C CH2OH H और COOH। जाहिर बात है ये COOH की तरह तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ये तो कौन H बन जाएगा जब ये एमाइड लिंकेज बनाएगा। सो देयरफॉर मैं इसको डिस्प्लेट बनाता हूँ, मैं इसको C डबल बॉन्ड हो एंड देन इसके NH के साथ लिंक कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा NH। सही है, और बाकी मुझे बस अब ये बनाना है, तो मेरा डाइपेप्टाइड बन गया है। CH COOH देन CH2 CH2, कितने CH2 है भाई, ये 1 2 3 4। एक काम कर रहा हूँ मैं, NH2 इस तरह से कर लूँ होशियारी। सही है, ठीक है, इस तरह से होशियारी कर ली मैंने, इतने CH2 मेरे को नहीं लिखने। सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन, ओके। The isoelectronic point of serine is 5.7 and lysine is 9.7. State what is meant by the term isoelectronic point when the charge in an amino acid is the same. No, that's not the correct way to write. pH at which zero ion exists, और एक और तरीका भी होता है when it has no overall charge, बिल्कुल सही।
So it is the pH at which the amino acid exists as a zwitterion. ठीक है। अच्छा, पहले के मार्क्स स्कीम में ना बस ये भी लिख दो कि ज्विटर आयन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो भी सही था। लेकिन अभी इस दफा की मार्क्स स्कीम में ज्विटर आयन वाली चीज ने हटा दी है, पता नहीं ये लोग खेल ही करते रहते अपनी मार्क्स स्कीम के साथ। तो ये देख लेना, रिसेंट वाले पेपर्स हम इसीलिए करते हैं ताकि अगर कोई चीज चेंज हुई है तो हमें पता लग जाए, हम फिर उसी हिसाब से लिख के आए। फिर द पीएच एट व्हिच द अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज अ ज्विटर आयन, दैट इज इट हैज दैट इज इट लिख दिया, दैट इज इट हैज नो ओवरऑल चार्ज। ठीक है, यानी उसके ऊपर कोई भी ओवरऑल चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है? A mixture of serine, lysine and surlice is analyzed by electrophoresis using a buffer at pH 5.7। तो मैंने बफर रखा हुआ है pH 5.7 पे। मुझे ये बताओ सीरीन कहाँ जाएगा? वेयर विल सीरीन गो? वहीं रहेगा। वहीं रहेगा, बिल्कुल। क्यों रहेगा वहीं? क्योंकि सीरीन का तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है ना। तो क्योंकि ये सीरीन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है, तो सीरीन एग्जैक्टली वहीं पे ही रह रहा होगा। तो जो है वो हम एक स्पॉट लगा देते हैं यहाँ पे, और इसको बोल देते हैं हम कि ये सीरीन है। दिस इज सीरीन। ठीक है, इसका तो सबसे आसान था। अब देखना है लाइजीन का और अपना ये सरलाइस का। ठीक है जी, लाइजीन। देखो हमारे पास पीएच, देखो लाइजीन का क्या लिखा हुआ है? लाइजीन का लिखा हुआ है 9.7 है। तो इसका मतलब ये है कि 9.7 से बिलो क्या होगा? 9.7 से बिलो एसिडिक है इसके लिए, और 9.7 से अबव इसके लिए क्या है? बेसिक है। सो बेसिकली मैंने अगर अभी फिलहाल पीएच 5.7 की चूज करी है, सो दैट मीन्स कि ये जो है वो अभी एसिडिक मीडियम में रख दिया है मैंने लाइजीन को। ठीक है जी। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द लाइजीन? इसके जो भी ये वाले ग्रुप्स हैं, एमीन वाले ग्रुप्स, ये H प्लस को गेन कर लेंगे और क्या बन जाएंगे? NH3 पॉजिटिव बन जाएंगे। यानी इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? इसका ओवरऑल चार्ज रहेगा मेरे पास +2, right? Similarly, when I'm going to look at Serlice, I'm going to do the same thing. I'm going to convert its NH2 groups into the NH3 groups. So ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा और ये भी NH3 पॉजिटिव बन जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो क्या होगा, आपके पास जो है वो +2 का चार्ज आ जाएगा इस पे भी, है ना? You will get the +2 का चार्ज on this as well, +2 as well। अब मुझे ये बताओ कि लाइजीन ज्यादा मूव करेगा या सनलाइज ज्यादा मूव करेगा? Yes, there is a different MR, बिल्कुल। So lice will travel more, so your lysine will travel more। तो मैं lysine यहाँ बना देता हूँ। This is your lysine and your सरलाइस is going to be over here। ठीक है, अजीब सा नाम है सरलाइस, ऐसा लग रहा है मेरी सर में जो है वो जुएं हो गई हैं। सरलाइस जो है वो आपके पास यहाँ आ जाएगा। और सरलाइस कम क्यों ट्रेवल कर रहा है? उसका रीजन ये है कि भाई उसका MR जो है वो बेसिकली हमारे पास कम है, राइट? सो लेट्स राइट द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा कि सीरीन विल नॉट मूव as it is at its isoelectronic point। ठीक है जी। both lysine and सरलाइस will move to the नेगेटिव क्या लिखूं? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द राइट लिख देते हैं। ठीक है, नेगेटिव समझ नहीं आया, नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिखूं क्या लिखूं? विल मूव टू द राइट, and both lysine and sterlize will move to the right as they have a positive charge। Lysine will move more, will travel more due to its lower MR। MR या फिर मोलेक्युलर मास बोल लो या जो भी बोल लो। ठीक है जी, ये आपके पास क्या हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। सर हाउ वुड वी नो द आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सरलाइस, and why can't we can we just separate the lyse part of सरलाइस and apply charges? देखो तुम्हारे पास जो सीरीन जो अपना इस पॉइंट है, अपना आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे है, वो इसलिए है क्योंकि इसका NH3 पॉजिटिव है।
और इसका COO नेगेटिव है, जब ये क्या बन जाता है 5.7 पे अपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पे पहुंच जाता है। ठीक है। अब तुम ये देखो कि तुम्हें पता है 5.7 पे क्या क्या हो रहा है, तुम्हें पता है 5.7 पे इसके तमाम ग्रुप्स NH3 पॉजिटिव बन रहे हैं और इसका भी NH3 पॉजिटिव बन रहा है। तो तुमने क्या कर दिया, जितने भी ये NH3 ग्रुप्स थे तुमने उनको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है। अब देखो वो COO माइनस अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे है ही नहीं, वो तो कॉन एच बन गया, कॉन एच को कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। इस वाले नाइट्रोजन को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये कॉन एच का पार्ट है और ये वाला C डबल बॉन्ड हो भी COO माइनस नहीं बन सकता। तो बेसिकली वही किया है हमने, सीरीन का क्योंकि NH3 पॉजिटिव बना था तो उसी वजह से यहाँ पे NH3 पॉजिटिव किया है, और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बना था तो जब इसी वजह से इसको NH3 पॉजिटिव किया है, दैट इज वाई। बाकी वो COO नेगेटिव तो रहा ही नहीं ना, वो तो कॉनेज बन गया। IP ऑफ सरलाइज 7 ये नहीं पता बेटा, ये तो एक तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगेगा। ठीक है। लेकिन होगा कुछ ऐसा ही, इनके बीच में ही कोई वैल्यू होगी। अच्छा, फिगर 9.3 शोज द, सॉरी इनके बीच में तो हो ही नहीं सकती इसमें, हाँ तकरीबन इसके बीच में ही होगी, सही कह रहे हो, तकरीबन तकरीबन कहीं होगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाल लिया जाएगा, वो हमारा कंसर्न नहीं है। अब क्या लिखा हुआ है, फिगर 9.3 शोज द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड R फ्रॉम कंपाउंड P। ठीक है जी। पूरे पेपर में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये सवाल मुश्किल लगा है। ठीक है जी। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये अगर एग्जाम में आएगा तो हम में से बहुत सारे लोगों से नहीं होगा। राइट। आपने देखना क्या है इधर, आपने इधर ये देखना है कि देखो आपके पास पहले यहाँ पे एमाइड लिंकेज था। ठीक है जी, दिस इज एन एमाइड लिंकेज। फिर ये एमाइड लिंकेज कन्वर्ट हो गई है एक एस्टर लिंकेज में, और वो जो एमाइड था वो एमीन बन गया है ना। सो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड ओवर हियर इज दैट दिस एमाइड को आपने तोड़ के इसका एमीन अलग कर दिया जो यहां आ गया। बाकी आपने जो ये C डबल बॉन्ड O था और ये जो OH था इसका एस्टर बना दिया। So this is what is happening. What have we actually done is we have actually broken this amide linkage in the first step. So ये क्या बन गया, ये बन गया, ये बन गया। मैंने पहले जो है वो एमाइड लिंकेज तोड़ दी, सॉरी ये थोड़ा गंदा लग रहा है, एक सेकेंड। मैंने पहले एमाइड लिंकेज तोड़ दी, क्यों तोड़ दी, क्योंकि भाई देखो ये जो है ये इस तरह एमीन बन गया, तो ये तोड़ के अलग तो करना पड़ेगा, ये जो है वो सेम नहीं रह सकता। तो एमाइड लिंकेज कैसे तोड़ दी, मैंने हाइड्रोलिसिस कर दी होगी ऑब्वियसली। सो आई ट्राई परफॉर्म द हाइड्रोलिसिस। अब देखो मेरा एमीन तो अलग ही रह रहा है। अब मुझे जो ये कार्बोक्सिलिक, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और ये जो अल्कोहल का ग्रुप है, ये देखो बेसिकली एस्टराइज हुआ है। नीचे देखो, नीचे अगर तुम इसको केयरफुली देखोगे, यहाँ पे जो अल्कोहल का ग्रुप था वो गायब हो गया। ठीक है जी। और वो C डबल बॉन्ड हो क्या हो गया, एस्टर बन गया वो। तो कैसे बना है, इसी तरीके से बना है कि आपने C डबल बॉन्ड OH को और ये आपने अल्कोहल वाले ग्रुप को आपने एस्टराइज कर दिया है। तो वो ये आपके पास क्या बन गया है, यहाँ पे ये चीज आ गई है, यानी बेसिकली ये हुआ है, देखो यहाँ से ये हटाओगे। ठीक है जी। और यहाँ से ये हटाया और ये यहाँ से जोड़ दिया, तो ये फिर आपके पास NH2 की रह जाएगी अलग। एंड दैट इज व्हाट हैज बीन ड्रॉन ओवर हियर। ये जो उधर बनाया गया है वो आपके पास ये बनाया गया। ठीक है। और इसके रिएजेंट्स और कंडीशंस क्या हो जाएंगे, एक आपको हाइड्रोलिसिस करनी है तो आप हाइड्रोलिसिस के लिख दोगे। ठीक है, सो आई विल राइट aqueous HCl प्लस हीट अंडर रिफ्लक्स। वैसे सिर्फ हीट भी लिख दोगे इधर तो ओके है क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, स्टेप 2 क्या है, आपको जो है वो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट टुगेदर करवाना है, तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट इस्तेमाल कर लोगे ताकि वो आपस में क्या कर दे, आपके पास बॉन्ड कर जाए। कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने बच्चों को समझ नहीं आया ये। अच्छा, जिनको समझ नहीं आया वो समझ लें, फिर हम क्लास को ओवर ही करेंगे क्योंकि इसके बाद तो कोई पेपर बचा ही नहीं है। ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, तुम लोगों को थोड़ा सा जब ही बोला कि जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल है, ये मोस्ट प्रॉब्ली पेपर में आपसे होना भी नहीं था। ठीक है। तो लेट्स सी कि हम क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आप एनालाइज करते हो कि मुझे जो दिया हुआ है और यहाँ जो दिया हुआ है इन दोनों में चेंज किया है ना। चेंज क्या क्या है देखो, ये एमाइड लिंकेज है, एमाइड लिंकेज तो नजर आ रही है ना सबको, ये नजर आ रहा है सबको कि ये अल्कोहल है। इज एवरीवन एबल टू सी दैट।
सही है जी। अच्छा, अब अगर मैं इधर आता हूं तो मेरे पास इधर क्या है, मेरे पास इधर क्या बन गया, मेरे पास इधर एस्टर बन गया और मेरे पास ये एमीन है। अब आपने ये लॉजिकली सोचना है कि यार मैं कैसे इस चीज को एमीन और एस्टर में कन्वर्ट करूं। देखो, सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, ये जो एमाइड लिंकेज है इसको तोड़ना पड़ेगा पहले आपको, ताकि ये एमीन बन जाए और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, ये वाला। तो मैंने जो है वो इसको क्या कर दिया, यहां से तोड़ दिया, क्योंकि एमीन लाने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी, तो मैंने इसको तोड़ा। तो तोड़ने के बाद क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है जी, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, और जो है वो एक सेकेंड, ये आपका ये बन गया और बाकी ये डंडी इधर थी, डंडी लगा दी। सही है, यहां तक आ रहा है समझ सबको। अब ये सवाल आता है कि ये अल्कोहल किधर गया, क्योंकि अल्कोहल तो गायब हो गया। तो वो अल्कोहल कहीं नहीं गया, ये अल्कोहल और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने प्रोड्यूस किया है, ये दोनों आपस में एस्टराइज कर रहे हैं, जब भी यहाँ पे एस्टर आया हुआ है। सो देयर फोर वॉट इज हैपनिंग इज दिस अल्कोहल एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रिएक्ट। अच्छा, अब जो लास्ट कंफ्यूजन जो हो सकती है इसमें वो ये हो सकती है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि ये है, इससे ये कैसे बनाऊंगा, मतलब एस्टरिफिकेशन भी हो रही है तो ये कैसे बन रहा है। सो लेट मी शो दिस टू यू इन अ डिफरेंट मैनर। तो ये देखो, ये हमारे पास जो है वो ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और ये जो है वो ओ एच है, और ये हमारा NH2 है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह अलग करके बना दिया। वेयर डज द सीओएच, बेटा जब एमाइड को हाइड्रोलाइज करते हो ना तो सी डबल बॉन्ड वाली चीज सीओएच बन जाती है, और जो NH वाली चीज है वो एमीन बन जाती है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या होगा, तुम ये हटाओगे, ये हटाओगे, राइट, ये हटाओगे और इन दोनों को जोड़ दोगे। जोड़ दिया, बन गया वही जो तुम्हें चाहिए, देखो यही चीज बन गई। लुक, 1 2 3 4 5 पेंटागन, 1 2 3 4 5 पेंटागन। फिर इस पेंटागन पे सी डबल बॉन्ड है और ये ब्रांच है, और इस पेंटागन में से ये NH2 की ब्रांच निकल रही है, NH2 की ब्रांच निकल रही है। ठीक है, बस दैट इज इट, और कुछ नहीं है इस पेपर में।